करें स्टार्ट? हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम देख रहे हैं। 30 तक हमारे हो गए थे कल। बोल रहा है कि आपको मैच करनी है लिस्ट को। ऑप्शन 1 कह रहा है सूरत स्प्लिट के बारे में, ईयर वाइज है, ठीक होगा तो कर देना, नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है। कम्युनल अवार्ड की बात कर रहा है। सबसे पहले सूरत स्प्लिट बताओ कब हुआ था? 907। 1907। गुड। कम्युनल अवार्ड कम्युनल अवार्ड 1932। 32, बहुत अच्छे। ऑल पार्टी कन्वेंशन, इसको छोड़ो, पूर्ण स्वराज कब आया था ये बताओ, रेजोल्यूशन जब लिया था। 1929। 1929। तो एक रह गया है, ये कोई बताएगा? चलो आंसर All बी होगा party। इसका। 1928 पूर्ण स्वराज से पहले ही इन्होंने ये किया था ना, ऑल पार्टी कन्वेंशन। देख लेते हैं। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हुआ था। फिर कम्युनल अवार्ड 1932। पहले ये अनाउंस किया गया था। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उस टाइम पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिफरेंट रिलीजन और सोशल कम्युनिटीज दोनों के लिए अनाउंस किया था। फिर इसके बाद हमें पता है कि वो पूना पैक्ट होगा, उसमें फिर वो मानेंगे नहीं, ये 1935 में इसको लेकर आ ही जाएंगे। फिर ऑल पार्टी कन्वेंशन जो है वो 1928 में होता है और ये साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में किया गया था। इसी के अंदर नेहरू रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर ड्राफ्ट की जाती है, क्योंकि साइमन जो थे उनको ये बार बार बोला गया था कि साइमन का हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमें बोला गया इनके द्वारा कि ठीक है इतना, ये तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखा दो। तो फिर हमने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट बनाई। किसने बनाई थी नेहरू रिपोर्ट? नेहरू जी के पिताजी ने, मोतीलाल मोतीलाल नेहरू। नेहरू। हाँ, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी और उन्होंने डोमिनियन जो स्टेटस है उसकी डिमांड की थी। क्या होता है डोमिनियन स्टेटस? मतलब रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। वेरी गुड। कि मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया को उस टाइम पे मिला हुआ था कि हम क्या करेंगे, आपके ही अंडर में रहेंगे लेकिन हम गवर्नमेंट अपनी खुद चलाएंगे, नाम आपका यूज करेंगे। तो वो वाला सिस्टम था। तो ये होता है। बट फिर जब इन्होंने इसके ऊपर वो नहीं किया तो 1930s में और 1929 में हम देखते हैं कि ये जो लाहौर सेशन यहाँ पर आना चाहिए, लाहौर सेशन होता है अंडर जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन ले लेते हैं और फिर गांधी जी बोलते हैं कि अगर आप लोग हमें नहीं दोगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो करेंगे। वो उससे रिलेटेड था। और भी कुछ है क्या इसी में? हाँ देखो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट का। 3-4 बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 बार तो ये पीवाईक्यू में आ चुका है। आज भी ये इससे रिलेटेड कुछ सवाल आया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे आता है। इंट्रोडक्शन जो है इसका हुआ था 1909 में और सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए इसको लेकर आया गया था। फिर इसमें ट्रिक बनाई हुई है मैंने। जैसे 1919 में क्या हुआ, इसको केस के लिए कर दिया जाता है। क्या केस के लिए? क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, सिख और यूरोपियन। फिर 1935 में इसको WLS यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से याद रख सकते हैं। क्या क्या होगा? वुमन, लेबर और जो शेड्यूल कास्ट थी उनके लिए लेकर आते हैं। वुमन, लेबर, शेड्यूल कास्ट, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल वैसे आसान ही है, कोशिश करना करने की। बोल रहा है द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन द एरिया ABC एंड D आर रिस्पेक्टिवली। बताओ देव, ये कौन सी स्टेट का वो है मैप? यूपी का दिख रहा है मुझे तो। आपको यूपी का लग रहा है? ओके। यूपी का नहीं, बिहार का लग रहा है। फिर ऊपर से अच्छे से है नहीं लेकिन। हाँ मुझे भी बिहार का ही लग रहा है। तो लैंग्वेज सुन लो कौन कौन सी है। ब्रिज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। बताओ ABCD कौन से एरिया में कौन कौन सी यूज होगी यहाँ पर? ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले वाला में तो अब भी लग रहा है मुझे। A में अवधी लग रहा है, B में मतलब आपको B आंसर लग रहा है सीधा सीधा। यहाँ पर आप बोलो कि मैथिली होगा, यहाँ पर C में भोजपुरी होगा और 4th में ब्रज भाषा होगा। नहीं वो गलत है फिर। नहीं, सी आंसर होगा। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। ये मैथिली, यूपी हाँ। बिहार दोनों को ले रखा दोनों है का मैप में। मिक्स है, हाँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। C ही होगा आंसर। अभी ये तो हमारे लिए काम का नहीं है कि कौन सी भाषा कैसे बोली जाती है, लेकिन जैसे आज के क्वेश्चन में भी जो पेपर हमने दिया है उसमें भी काफी वो आए हुए थे, लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल आए हुए थे। तो उसके लिए मैंने कुछ काम किया। जैसे मैथिली हमने देख लिया कि 8th शेड्यूल में इसको कब डाला गया था,
2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। सबसे पहले तो ये बात कब की जा रही थी, रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है कि कौन से कमीशन बने थे जिन्होंने बोला था कि स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे हमें डिवाइड करनी चाहिए। अब जब मैं आप लोगों को पीछे लेके जा रही हूँ ना, तो ये नेहरू रिपोर्ट जब बनती है तो इसमें बोला गया था, और इसके आगे भी जब जवाहरलाल नेहरू आएंगे और वो बोलेंगे कि हमें किस तरीके से हमारा इंडिया बनाना है, तो हम देख पाते हैं कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू हमेशा से सपोर्टर रहे थे किस चीज के, कि हमें लैंग्वेज के आधार पे ही बनाना। और जो जिन्ना थे वो हमेशा बोलते थे कि नहीं रिलीजन के हिसाब से बांटो, और जब वो नहीं बांटते हैं तो फिर जिन्ना उनसे हट जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम इंडिपेंडेंस ले लेते हैं तो हमारे यहाँ पर ये 3 बनेंगे एक्चुअली। पहला क्या होगा, एसके धार कमीशन बनेगा, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के नाम से। सबसे पहले यही बनता है 1948 में, और इनसे पूछा जा रहा था कि लैंग्वेज के आधार पे हमें बांटना चाहिए, स्टेट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो ये मना कर देते हैं। अब इसकी ट्रिक ये है, डीजे फैजल अली, जे से क्या बना था, JVP कमेटी, ये भी 1948 से 1949 के बीच में रहता है। दोनों मना कर देते हैं कि डीजे मत बजाओ, फैजल अली जो है उनको गाने दो। तो फैजल अली बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इसको कर दो लैंग्वेज के हिसाब से, और 1953 से 1955 तक ये रहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हाँ भरी थी, तो इसमें कौन कौन से मेंबर थे उसके लिए भी ट्रिक है, जिसको बोला जाता है PK अली, कि PK आए हैं अली गाना गाएंगे। तो ये P से बनेगा पेनिकर, F से बनेगा फैजल अली, और K से बनेगा कुंजरू। ये 3 मेंबर थे और ये इसमें आए हुए थे। फिर आज के मॉक में क्वेश्चन नंबर 24 जो था वो आया हुआ था, उसमें पूछा गया था कि 92nd में कौन कौन सी लैंग्वेज आई। इसका भी फॉर्मूला है, देखो 8 शेड्यूल जो है अभी हमें पता है कि उसमें 22 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि इसमें 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है 8 शेड्यूल के अंदर। पहला हुआ था 21st अमेंडमेंट, उसके बाद होता है 71st अमेंडमेंट, और उसके बाद होता है 92nd जो कि 2003 में होता है। तो 21 और 71 को जब हम प्लस करते हैं तो 92 आता है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट याद रहेंगे कौन से वो 8 शेड्यूल से रिलेटेड। अब 21वां जब हुआ था तो सबसे पहले सिंधी जो थी, एक ही लैंग्वेज थी जिसको ऐड किया गया। अब सिंधी, मैंने एक स्टोरी बनाई है इससे रिलेटेड, सो दैट हम फिर ना भूले, सिली मिस्टेक ना करें। तो सिंधी जो है वो यूजुअली कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र वगैरह में बोली जाती है। अब महाराष्ट्र को ये मिल गया तो गोवा इसके नीचे ही था, गोवा बोला कि हमें क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर 71st में कोंकणी जो कि गोवा में बोली जाती है उसको परमिशन मिलती है कि हाँ ठीक है तुम भी ले लो। इधर हम देखेंगे कि मणिपुर ने भी इसमें हाँ बोली कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो, ये बड़ी बड़ी स्टेट को ही दे देते हैं, हमें नहीं देते हैं, क्योंकि असमीज ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, तो मणिपुरी को भी दे देते हैं। और नेपाल बोलता है कि मैं तो बीच में हूँ, तो मैं तो बड़ा भाई हूँ। और 71 में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बिग ब्रदर है इंडिया को, वो स्टेटस भी मिला हुआ था नेपाल का, तो नेपाल बीच में ही है कोंकणी और मणिपुर के। तो यहाँ पे भी ये बीच में 21st अमेंडमेंट के और 92nd अमेंडमेंट के बीच में। तो नेपालीज जो आती है वो कब आती है, 71st में आती है। और 92nd का भी बहुत ईजी हो जाएगा कि हमने जो बड़ी बड़ी स्टेट थी उनको पहले ही दे दिया, बड़ी बड़ी जो लैंग्वेजेस थी। फिर जो उनसे थोड़ी छोटी थी उन्होंने मांग लिया। और लास्ट में अब 92nd तब आता है जब यहाँ पर जो असम, जैसे असम के अंदर एसमीज को मिला हुआ था, तो बोडो बोलते हैं वहां पे कि हमें भी दो। डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर में थी वो बोलते हैं हमें भी दो। संथाली और मैथिली ये बिहार झारखंड में बोली जाती है, और संथाली जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में है। तो ये सारी की सारी ट्राइबल्स ही लगती है हमें कि ट्राइबल जो भाषाएं हैं। तो चारों की चारों ये जब भी आएंगी तो ये 92nd में ही दी गई है, क्योंकि अब अभी इतने अच्छे हुए हैं कि हाँ ठीक है, हमें ट्राइब्स के बारे में भी सोचना चाहिए, सबको इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो ये सब इससे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 33, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ट्रिक है नमक। नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92 का है बोडो मास। बोडो मास, हाँ ये भी सही है, मस्त है, मैं ऐड कर दूंगी बाद में। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33 अब किसी काम का तो रहा नहीं है कि फरक्का की ये कैपेसिटी क्यों थी, क्यों पूछा गया था, क्योंकि 1975 में वो बना था। बट आज भी सवाल आए हुए थे, तो हम जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा के ऊपर होता है ये फरक्का बैरेज, वेस्ट बंगाल में लोकेशन है इसका। काम क्या है कि इसको जो भागीरथी और जो हुगली का फ्लो होता है ना इंडिया बांग्लादेश वाटर ट्रीटी के थ्रू, उसको रेगुलेट करना है कि कितना पानी कहाँ पे जाएगा। यमुना पे देखेंगे तो वजीराबाद बैरेज भी है और ओखला बैरेज भी है। यहीं पे हम हथनी कुंड बैरेज को भी देख पाएंगे यमुना पे। हथनी कुंड जो है वो हरियाणा में मिलता है, और ये यमुना और जो ओखला वो दिल्ली, ओखला ये दिल्ली और यूपी में, और ये दिल्ली में रहेगा।
जो वजीराबाद है उसका काम है कि वाटर सप्लाई होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और ओखला का काम है कि यमुना के फ्लो को कंट्रोल करके रखना इरिगेशन ड्रिंकिंग के लिए, और हरियाणा में जो है उसका काम है कि वाटर जो है उसको वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना कैनल्स के थ्रू डाइवर्ट कर देना है। सो वही इरिगेशन में बाद में उसका इस्तेमाल होगा। फिर सतलुज पे देखेंगे तो सतलुज पे हरीके बांध है, तो इसमें पंजाब में ये देखने को हमें मिलता है, और इसमें क्या किया जाता है कि वाटर को राजस्थान भेजा जाता है इससे फिरोजपुर कैनल्स के द्वारा। फिर सतलुज पे रोपर बैरेज भी है जिसको पंजाब में ही है वो भी, क्योंकि सतलुज पंजाब से ही जाती है, तो ये क्या करता है जो भागरा नागल सिस्टम है उसके जो कैनल है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा सिस्टम को। ब्यास की बात करेंगे तो पोंग डैम यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ये है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इरिगेशन। रावी पे हम मधोपुर बैरेज को देखेंगे, पंजाब में है, इसमें ये इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी उसका पार्ट भी था ये। चनाब को देखेंगे, मराला बैरेज पाकिस्तान में ये पड़ता है तो हमारे लिए इतना जरूरी भी नहीं है। कृष्णा पे हमने देखा था प्रकाशम बैरेज यहाँ पर है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। गोदावरी पे हम धोबलिस, ये क्या है, धौलेसवरम, धौबलिसरम, किसी को पता हो तो प्रोनाउंसिएशन बता देना। ये भी आंध्र प्रदेश में है, फ्लड कंट्रोल वगैरह के लिए काम आता है। महानदी पे क्या है, नाराज, और महानदी पे ही हीराकुंड डैम भी हमें दिखाई देता है। दोनों ही कहाँ पे होंगे, ओडिशा में होंगे, और ये महानदी दो ही में से निकलती है ना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में से बस। तो फ्लड कंट्रोल करता है कटक पे, हाइड्रो पावर इरिगेशन इसमें होता है। तापी को हम देखेंगे तो इसमें हमें उकाई दिखाई देता है जो कि गुजरात में है, इरिगेशन के लिए काम आएगा। ब्रह्मपुत्रा को देखेंगे, डुबरी बैरेज है। अब एक इसमें से ना मैंने कुछ और नोटिस किया, जैसे आज हमारा एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 59, उसमें क्या था, दो ऐसे डैम को पूछा गया, जैसे कि एक का नाम था ये नथपा झाकरी और दूसरे का नाम था कोपिली डैम। मैंने कोशिश की कि इससे रिलेवेंट कुछ करंट अफेयर आया होगा वो ढूंढ लेती हूँ, लेकिन इसका करंट अफेयर सिर्फ एक ही का था जो था नथेगा, और वो भी बहुत छोटा सा था, फ्लशिंग ऑपरेशन एट नथपा झाकरी डैम टू रिलीज हाई वाटर, अगस्त 11 2024 था, मतलब कुछ रेलिवेंट सा नहीं था। सो इम्पोर्टेंट जो है वो हमें याद ही कर लेने चाहिए क्योंकि ऐसे आ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि रावी रिवर के ऊपर हमें रंजीत सागर डैम दिखाई देता है। फिर हम देखेंगे सतलुज वाला भागरा नागल, ये हमने देख लिया है। फिर हम यहाँ पे भागीरथी पे अगर देखेंगे तो तेहरी डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और रामगंगा पे ये तो आसान है। फिर हम अगर यहाँ पर गंगा पे देखेंगे तो नारोरा बैरेज हमें दिखाई देता है। इसके अलावा ये गांधी सागर डैम आज के क्वेश्चन में पूछा गया था, ये कहाँ पर है, चंबल रिवर के ऊपर है। फिर अगर हम ये अलमाटी डैम जो डिस्कस भी किया गया था तो ये कृष्णा के ऊपर है। फिर शरीशलम आज ही के क्वेश्चन में आया हुआ था, ये भी कृष्णा के ऊपर है। इसके अलावा एक कंफ्यूजिंग कर सकता है, कृष्णा राजा सागर डैम कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि कृष्णा रिवर पे होगा, लेकिन ये कहाँ पे, कावेरी पे है। फिर हम भवानी सागर को देखेंगे तो ये भवानी रिवर के ऊपर आता है। इडुक्की को देखेंगे तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट भी है केरला के अंदर में, तो ये कहाँ आएगा, पेरियार रिवर के ऊपर आएगा। और हीराकुंड याद रख लेना, महानदी के ऊपर है ये भी। इंदिरा सागर डैम को याद रखेंगे तो नर्मदा के ऊपर आता है ये। और यहाँ पर हम देखेंगे सरदार सरोवर डैम को जो कि फिर से नर्मदा पे, तो नर्मदा के ऊपर दो इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सागर भी और सरदार सरोवर भी। उत्कई डैम यहाँ पर तापी के ऊपर आता है। कोनार डैम को देखेंगे तो कोनार रिवर के ऊपर ये आया हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे बैराकार रिवर को तो उसके ऊपर हम मैथुन डैम को देख पाएंगे, और दामोदर के ऊपर हम यहाँ पर पंचायत डैम को देख पाएंगे। ये जो कोपाली मैथुन ने वो माइथान है वो, माइथान, माइथोन, माइथान, हम्म। और माइथोन, कुछ ठीक है, अभी थैंक आपने यू। उत्तराखंड में देखा था ना, तेहरी डैम बंगाली नहीं में बोलते ओएन को टिहरी एन डैम। बोलते हैं। अच्छा, क्या बता रहे थे आप, तेहरी डैम का? जो आपने उत्तराखंड में देखा था ना, तेहरी डैम नहीं होता, वो टिहरी डैम होता है। टिहरी, ओके। हाँ जी। तो भागीरथी के ऊपर टिहरी डैम है, और यहाँ पे क्या बताया था आपने, माइथेन, माइथान। माइथान, बंगाली में आन बोलेंगे, ओके। फिर हमने देखा था आज ही आया हुआ था कोपिली डैम, तो ये असम और मेघालय में ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर आता है। इससे रेलिवेंट यही था बस। एक Difference- पोलावरम बढ़े? प्रोजेक्ट था, तो वो न्यूज में रहा था, वो पिछली बार वो बजट में भी वो उसको शामिल किया गया था। आंध्र कौन से प्रदेश में। प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? पोलावरम प्रोजेक्ट, वो पोलावरम, पोलावरम, हाँ वो डैम एक है वो। पीठावरम प्रोजेक्ट भी है ना जो न्यूज में रहता है अक्सर, ये पोलावरम कोलावरम प्रोजेक्ट है जो पीठावरम। अभी तक का सबसे वो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, वो आजादी के बाद से ही बन रहा है मतलब। अच्छा। आंध्र प्रदेश अभी वाला है अभी ना तक जो। और बताओ, अभी और तक क्या याद हाँ आ हाँ रहा है हाँ आपको इसके बारे में? अभी क्या हाँ, जितनी भी डिटेल आपको याद आ रही है सारी बता दीजिए इसके बारे में। कौन सी नदी पे है वो, कृष्णा नदी पे है?
हाँ या कृष्णा पे ही है, आंध्र प्रदेश में ही होगी तो। नहीं, गोदावरी पे भी तो हो सकती है ना। गोदावरी पे ही है। हम्म ये एल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश है। हम्म और ये इसको टारगेट कंप्लीट करने का जुलाई 2029 का दे रखा है। अच्छा, इतना बड़ा बना रहे हो, ओके, हाँ सही और है। बैराज और हम्म, डैम के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बैराज का काम होता है कि आपको पहले उसको इकट्ठा करना है पानी को और फिर डाइवर्ट करना है, और बांध का आई थिंक पता बराज नहीं का एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है ना कि रिवर को फ्लो को हम डाइवर्ट करते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं। और डैम है कि हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ज्यादा उसमें होता है। बराज में क्या करते हैं, जैसे कोई नदी है, गंगा नदी पे हम बराज बना दिए तो वो रिवर मतलब कि एक लेवल को मेंटेन करेगा, वाटर लेवल को, और उससे हम पानी लेंगे। और बाकी हाँ, वो पानी कंटिन्यू पानी रिवर के फ्लो वाटर को बैरियर का रोकेंगे नहीं। काम करता है। हाँ, पानी वाटर के फ्लो बैरियर। डाइवर्ट करना है ताकि उसका वाटर लेवल मेंटेन रहे। हम्म ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन वन नंबर मोर 30। एक वन मोर बैरेज है कृष्णा रिवर पे, ये चिक्का पड़सल की बैरेज। उसको पीपल्स डैम भी बोलते हैं बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ फार्मर सब मतलब विदाउट गवर्नमेंट फंड से फार्मर सब पैसा मिला के बनाया। वॉलंटरी आप ना कंट्रीब्यूशन से बना है। ये जो भी आप बोल रहे हैं ना, प्लीज उसको ग्रुप में लिख दीजिएगा, फिर मैं इनमें नोट्स में ही ऐड कर दूंगी उनको, ओके, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये पीपल्स, वो भी बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। पीपल्स डैम। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। The Prime Minister of which one of the following countries is chosen by the ruling prince from a slate of 3 candidates put up to him by the President of France? बकवास सा फैक्ट है, किसी को पता है तो बताओ। उस आगे समय बढ़ते हैं का इसमें। अभी कैसे पता होगा यार। हाँ वही आगे कुछ बढ़ो। करंट से रिलेटेड होगा, तो डी होगा इसमें, मोनाको इसका हमारे लिए क्या जरूरत है। इसमें सारा कंट्री का मैप ऐड कर दो, बस यही जरूरत है। बस यही है, यही किया है मैंने। देखो, मोनाको कहाँ पे मिलेगा हमें, फ्रांस के यहाँ पे बिल्कुल इधर मिलेगा, छोटा सा एक पार्ट होता है उसका, तो यही है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट होंगे वो बताएंगे, अभी भी कंटिन्यू है ये सिस्टम। और क्या है, बस और तो कुछ नहीं है। मोनाको एक अलग कंट्री है। पता नहीं यार, मैंने सर्च करने की कोशिश की, बट वो फिर इतना छोटा है कि वो लग्जमबर्ग से भी छोटा है, लेकिन लग्जमबर्ग जो है वो यूरोप की सबसे छोटी कंट्री है, तो वो पता नहीं कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तब तक आप मैंने सर्च जहाँ कर तक सकते पता है कि मोनाको बहुत ही रिच सिटी है, वहां पे सारे अमीर जाके बस जाते हैं। और वहां की सेकेंड जो सड़कें स्मॉलेस्ट कंट्री है वो यूरोप की। हैं लग्जमबर्ग कंट्री के बाद। कंट्री है हाँ। पक्का रिकॉग्नाइज करता है उसको ईयू। बता। मोनाको कंट्री इन यूरोप है, एक यूरोप का एक कंट्री है। हाँ, सेकेंड स्मॉलेस्ट। उसकी सड़कें इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि वो सॉवरेन सिटी स्टेट है। हम्म नॉर्मल उनके रोड है ना, हाँ उसी पे भाई, फॉर्मूला इवन भी रेस करता इवन है। करता है, रिकॉग्नाइज करता है इसको। ये अच्छा सही है, 1993 में ज्वाइन किया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट, ये भी छोड़ो, WTO के बारे में ही पढ़ना है। अब की बार इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा हो गया है, क्यों? क्योंकि अब की बार 30 साल हो गए हैं जब ये बना था। इसका किससे बना था? ये मराकेश अग्रीमेंट से बना था, तो थोड़ा इसको डिटेल में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। WTO के बारे में बात करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट जो है इसकी होती है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, मैनेज करना, इंकरेज करना। ये आउटकम था यहाँ पर 1986 के 94 उरुग्वे राउंड की जो नेगोशिएशंस हुई थी। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यही है कि इसके हिसाब, एक तो इसने सक्सेस किया था, किसको किया था? कैट को। ये क्या था? जर्नल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसको चेंज करके ये बनता है, और कब बनता है कि 1948 में तो ये बन चुका था ऑलरेडी, बट इसकी जो WTO की ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ये बनती है जनवरी 1 1995 को। 1994 में ये जो मराकेश अग्रीमेंट है उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको लेकर आया गया था। अगर मेंबर्स की बात करें तो इसमें 166 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर कंट्री था, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने बाद में नहीं ज्वाइन किया, हम स्टार्टिंग से ही है। दूसरे, इसके हेडक्वार्टर जो है वो जिनीविया में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये यूएन का मेंबर नहीं है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, बट काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है यूएन के साथ में और मिलकर काम करता है। मैंडेट की बात करें तो ये कुछ खास जरूरी नहीं है।
मिनिस्ट्रियल, इसमें 3 तरीके की गवर्नेंस होती है। पहली होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जिसका जो WTO की मेन डिसीजन बॉडी वही होती है। इसमें क्या होता है कि जितने भी नेशंस इसके मेंबर हैं उसके सारे के सारे जो ट्रेड मिनिस्टर्स होंगे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे, वो आएंगे और वो उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। हर 2 साल में ये एक बार होती है और जो भी ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट हो रहा है अभी फिलहाल में, उससे रिगार्डिंग ये सब कुछ बात करते हैं, एड्रेस करते हैं। अब लास्ट कब हुई थी? लास्ट हुई थी ये 13th हुई थी ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और ये अबू धाबी में हुई थी 2024 के अंदर ही। इसमें से इंडिया के ऊपर भी कुछ आया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं। WTO की एक जनरल काउंसिल भी होती है, ये हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है यहाँ की। अब देखो ये क्या कह रहा है, मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कि डिसीजन ये बनाएंगे। तो इस तरीके से लेके चलो कि ये पार्लियामेंट है WTO का, और यहाँ पर ये कैबिनेट है WTO का, जो जनरल काउंसिल होगी, कि हाँ आखिरी डिसीजन इन्हीं का माना जाएगा। ऑल्सो मीट एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के तरीके से भी मिलती है। सेक्रेटेरिएट है इनके अंदर में, जिसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल जो सपोर्ट है WTO की अंडर जो और बॉडीज है उनको देने का। इसके अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब 2 कंट्रीज में ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो वो क्या करेंगे, इसके पास ही जाएंगे। और 2-4 साल से ये अभी फॉर्म ही नहीं कर रहा था, तो ये भी इशू इसमें न्यूज़पेपर में आया हुआ था, मेन से रिगार्डिंग था। बट अभी क्या जानना है, 1995 में ही ये जो सेटलमेंट बॉडी है वो बनी थी, और इसका काम ही था कि WTO के जो मेंबर्स हैं उनके डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाना। अब इसी के अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल को बिठाया जाता है, एस्टेब्लिश किया गया था, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो भी होगा फिर जो दोनों कंट्रीज है उनको मानना पड़ेगा। अब इसको आप एक एपिलिएट बॉडी की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रिव्यू करती है पैनल के डिसीजंस को। मतलब ये जो बॉडी होगी, पहले पैनल बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर अगर कंट्रीज को लगता है कि नहीं हम सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो यहाँ पर जा सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा इसमें कुछ मेजर अग्रीमेंट भी है, जैसे अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो AOA इसको बोला जाता है। नंबर 2 इज जर्नल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, क्या क्या चल रहा है। अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिप्स ये। और नंबर 4 हम देखेंगे एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। नंबर 5 अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स भी इसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली क्या हो रहा था कि USA और जो ऑस्ट्रेलिया, 2024 की न्यूज है, US और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने बोला था कि इंडिया जो सब्सिडी देता है ना अपने फार्मर्स को, शुगर कैन में खासकर, वो ज्यादा है जितना WTO के ऑर्गेनाइजेशन में अग्रीमेंट किया गया था एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके लिमिट से ज्यादा दे रहा है। तो बार बार ये इल्जाम जो है वो इंडिया पे लग रहा था, और ये किससे रिलेटेड था, MSP से रिलेटेड था, कि ज्यादा आप सब्सिडीज भी दे रहे हो, MSP भी दे रहे हो। तो ये एक इससे रिलेटेड था। दूसरा हमें याद रखना है इसकी रिपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एक तो ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट छापता है, और दूसरा ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ डाटा, ये भी रिपोर्ट छापता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं अभी फिलहाल की क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं WTO से रिलेटेड। ये PT 365 से उठाया मैंने। तो 2023 में ही एक वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिक 2023 ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का नाम से हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ है कि WTO ने वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिक 2023 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर एक रिपोर्ट छापी है। उसमें क्या है, टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्रीज का नाम आएगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन सबसे पहले है, देन US, देन ब्राजील, चाइना, कनाडा। इंडिया का कोई इसमें नाम नहीं है, इंडिया इस पे 8th नंबर पे आता है। तो हम 8th नंबर पे हैं फिलहाल, जो एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अभी फिलहाल, मतलब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ना। हाँ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो वर्थ $51 बिलियन हो रहा है, जो कि 2.24% ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है 2023 के हिसाब से। फिर इनका एक इनिशिएटिव भी होता है जिसको एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव बोला जाता है। अब इसमें क्या करेगा, WTO एक रिपोर्ट टाइटल करता है एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सराउंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ क्लीन एनर्जी। अब इसमें यही है कि एक तो ये हांगकांग में मिला था, और इसका काम आप समझ गए हो, एम क्या है इसका, कि सपोर्ट करना है डेवलपिंग इकोनॉमीज को, ताकि उनका इंटीग्रेट किया जा सके ग्लोबल ट्रेड के अंदर, और उनकी जो सप्लाई साइड की कैपेसिटी है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एड्रेस करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। वो इसका काम है कि हम एड करेंगे, एड होता है ना मदद करना ट्रेड इनिशिएटिव के लिए। देन यहाँ पर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बनाई है इन लोगों ने, क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं एक कंट्री से, और ये एक्चुअली इंडिया ने ही बनवाया है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया
इंडिया ने इनिशिएट किया था एंटी डंपिंग। ये क्या होता है, चाइना के खिलाफ में हमने किया था। चाइना क्या करता है, बहुत सस्ते सस्ते कपड़े, कॉस्मेटिक्स सब कुछ बनाता है और उसको इंडिया में आके डंप कर देता है। डंप करने का मतलब क्या है कि वो बहुत सस्ता उसको देगा, तो मार्केट में सिर्फ उन्हीं सामान को खरीदा जाएगा, और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो बना रहे थे उसको, वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, तो ये डंपिंग है। तो ये अब देख रहे हैं कि इस पे आप फीस लगाओ, तो WTO में ये लेके गया था, और इसी को डंपिंग को एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी माना गया है WTA के अंदर, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ पर डिस्टोरेटिव साबित हो सकती है। उसके अलावा हाँ, डंपिंग का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये प्राइस जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना किसी भी चीज का, उससे लोअर करके ही डालते हैं। तो मान लो यहाँ पे तो 10 का बन रहा है, लेकिन उन्होंने 8 का भी बनाया होगा, तो क्योंकि उन्होंने लेबर को बहुत ज्यादा कम पैसे दिए हैं, या बहुत उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट है, तो वो उसको यहाँ पे 5 का बना के फेंकेंगे एक ही सामान को। फिर इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो है वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट 2024। इसमें क्या हुआ है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट यूजर बन गया है NTM का, नॉन टैरिफ मेजरमेंट का, जब से USA ने 2023 में एज पर WTO वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट छापी है। अब नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं, NTMs का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसमें जो ऑर्डिनरी कस्टम्स होंगे अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम्स टैरिफ को, उनको कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाएगा, can be potentially detrimental to international trade in good changing quantities, traded prices or both. Example, Qatar or price control, sanitary, phytosanitary measures, technical barrier system. मुझे भी समझ नहीं आया, किसी को समझ में आया ये क्या है? इसमें क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा, जैसे US बोल रहा था कि हम, क्योंकि अभी इंडिया जो है वो ऑलरेडी एक डेवलप अच्छी खासी मतलब करने लगा है, तो उसको जो चीजें मिलती थी कि आपको अदर कोई टैरिफ नहीं देने हैं, तो उससे हम लिस्ट से हटा देंगे। तो ये उस चीज के बारे में बात हो रही है शायद। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नॉन यूजर। टैरिफ मेजर्स मतलब वो होते हैं जिसमें हम ये बोलेंगे कि इसमें केमिकल ज्यादा है, ये इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा, मतलब पैसे से छोड़ के कोई ऐसे अतरंगी से रीजन बता के हम उसको मना करेंगे किसी को, अच्छा, किसी द कंट्री टैरिफ को। पैसेज, ठीक ठीक। एक बार जैसे मना किया था, बहुत 0.00 कुछ था पेस्टिसाइड, तो उसके लिए कैंसिल कर दिया था कुछ राइस का एक्सपोर्ट का। समझ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। अभी ये भी तो हुआ था ना, जापान में भी हमारे ये जो मसाला थे उनके अंदर कार्सिजेनिक सम एलिमेंट हाँ, मिले थे, तो उसके बाद US ने इन सब ने मना कर दिया कि वापस लो, इनको हम नहीं देंगे, तो उससे रोको। और रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था ना, ओरिजिन ऑफ रूल्स एंड डंपिंग रिगार्डिंग हाँ हाँ आया था। हाँ हाँ आया था। PW के। ओके, अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों को मिलाना है, तो आसान से शुरू करते हैं। बताओ, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी कहाँ पे हुई थी, किसने की थी? लाला हरदयाल, जतिन दास, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, वासुदेव फाड़के। बिस्मिल। ओके, गदर पार्टी, ये तो हरदयाल, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। बहुत सही। तो अब आंसर बताओ, आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है? गांधी। C और D में से होगा। टी C आंसर लग रहा है, आप कह रहे हो। चिटोंगर आर्मरी जो थी वो किसने की है? सेन। सूर्य सेन। सुरेश सेन। बहुत सही। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, जतिन दास। बहुत सही, वेरी गुड। देख लेते हैं कि कौन सबसे पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो गदर पार्टी सबसे पहले आती है 1913 में। तो लाला हरदयाल, ये तो इमिग्रेंट थे, USA में रहते थे, कनाडा के अंदर। फिर ये गदर मूवमेंट में लाते हैं, फिर वो फेल हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। फिर उसके बाद आती है काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। जब ये होती है तो ये ट्रेन रॉबरी थी, HRA ने की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आर्मी भी पहले बोलते थे, बट उसको बाद एसोसिएशन बोलना शुरू किया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान और ये चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद इससे भाग जाते हैं, बच जाते हैं, और इन दोनों को डेथ पेनल्टी मिलती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला लाहौर कॉन्स्पिरेंसी 1929 में ये होता है। और ये जतिन दास से लिंक्ड है, क्यों? क्योंकि जतिन दास को इसमें पकड़ा गया था, साथ में भगत सिंह से और जो बटुकेश्वर दत्त है उनसे भी इसको लिंक किया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर यहाँ पर बॉम्ब थ्रो किया था। जतिन दास ने, क्योंकि देखो क्या होता था ना, जेल में रहते थे तो जेल में खाना अच्छे से नहीं करते थे, तो इन्होंने बोला कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और हमें थोड़ा सा, हम क्रिमिनल कुछ नहीं करके आए, हमें खाना ठीक से मिलना चाहिए। तो उसी चीज में इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखा 63 डेज, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, जतिन दास की।
लास्ट हम देखेंगे चिटागोंग आर्मरी रेड, तो ये तो हमें बता ही दिया है सी। और ये किस चीज से रिलेटेड था कि आर्मी जो वो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्वर वगैरह हो गया जो सब होता है ये सब, उसको चोरी करना था ब्रिटिश से। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से एक ही ठीक है। टीक जम्मू कश्मीर में मिलता है, देवदार मध्य प्रदेश, सैंडलवुड केरला, सुंदरी वेस्ट बंगाल। कौन सा ठीक है? सुंदरी वेस्ट बंगाल। हम्म, सुंदरी वेस्ट बंगाल। हाँ, बहुत सही। यही है क्योंकि जो सुंदरबन है उनका नाम भी इसी पे पड़ा है। तो देख लेते हैं इनकी उसको। टीक को हम देखेंगे तो ये एमपी, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इन जगहों पे मिलता है। और ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। कैसा दिखाई देता है? देखो, आई होप क्लियर दिखाई देगा। काफी लंबा सा है और ब्रॉड इसकी जो है वो पत्तियां होती हैं। देवदार की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर में दिखेगा। जैसे क्रिसमस ट्री नहीं होता है उस टाइप के शेप में ये है, क्योंकि माउंटेन एरिया कोनिफेरियस फॉरेस्ट में पाया जाता है तो वहां पर। और ये उत्तराखंड को और इस जगह को देवघर भी बोला जाता है, तो देवदार थोड़ा सा रिजेंबल भी कर रहा है, ऐसे याद देवदार रख। के पौधे होते। देवदार, हम्म। देवदार भी बोलते हैं। सैंडलवुड कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला इन 3 जगह पर ये मिलता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ये मिलता है, तो ये पता ही है। सुंदरी का भी पता है आप लोगों को, बट ये याद रखना ट्रॉपिकल मैंग्रोव। ये सैंडलवुड, वो रेड सैंडलवुड आंध्र प्रदेश में मिलता है। हाँ वो मतलब पीवाईक्यू भी है, सैंडलवुड। रेड सैंडलवुड का एवरग्रीन लिखा हुआ था, तो लेकिन वो ड्राई डेसिडुअस होगा। हाँ, ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल मैं ड्राई ये कह रही डेसिडियस। हूँ कि ठीक है, रेड का तो वो नेटिव है, मतलब वहां पे स्पेशली मिलता है। आंध्र। सैंडलवुड हाँ। भी तो मिलता होगा ना। थोड़ा बहुत मिलता होगा ना, लेकिन हाँ, अब मिल जब एक जाता है इधर उधर। जैसे कि जैक फ्रूट का पूछा था तो उन्होंने बताया एवरग्रीन ट्री है ये, लेकिन जैक फ्रूट तो पूरे बिहार में मिलता है, बहुत सारा एरिया में, पूरा झारखंड में मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन मेजरली मतलब वो वहां पे है। मेजरली एवरग्रीन, हाँ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैप दिया गया है, मैप को ध्यान से देखो। इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सी लोकेशन कौन सी जगह। ये मैं सोच रही हूँ कि आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना रिफ्ट वैली रीजन कौन सा है, छत्तीसगढ़ प्लेन कौन सा है, यहाँ पर रेन शोडो रीजन भी है एक, और छोटा नागपुर प्लेटो होगा। कौन सा होगा बताओ? रिफ्ट डी वैली, नंबर होगा, रैन शैडो होगा, रिफ्ट वैली ए होगा, ए रिफ्ट और वैली, बी होगा सी छत्तीसगढ़, होगा सी होगा छोटा छोटा नाग। नागपुर। ये ठीक है, और डी होगा। हाँ सही है, वेरी गुड। चलो, ये तो हमने कर ही लिया है, तो इससे रेलिवेंट क्या है? बस यही है। अच्छा हाँ, मैंने ये भी तैयार किया था, इसको मैं बाद में, आज का जो क्वेश्चन आया था ना उसके ट्रीज को भी मैंने साथ में कर लिया था। ये हम देखते हैं रिफ्ट वैली को यहाँ पे विंध्या और सतपुरा के बीच में। इधर हमें पता ही है कि ये वेस्टर्न घाट की वजह से रेन नहीं हो पाती है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ प्लेटू को देख पाएंगे, यहाँ पर हम छोटा नागपुर प्लेटू को देख पाएंगे। तो यही हमसे पूछा गया था, इसमें से तो और कुछ ज्यादा है नहीं। फिलहाल एक बार इन ट्रीज को भी देख लेते हैं। आज एक इनी पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, ऑटोकार्पस, ये जो है इसके बारे में पूछा गया था। ये एक्चुअली में वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, खासकर केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मतलब सीधा सीधा वेस्टर्न घाट। और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अब ये दिखता कैसा है ये देख लो। इसको देख के लग सकता है कि ये मतलब जैक फ्रूट जैसा है, काफी बड़ा होगा, लेकिन छोटे छोटे ही है। मतलब एक हाथ में इतना ही आता है, इतना ही बड़ा हो सकता है, मैंने काफी इस पे देखा। और इसको जब आप फ्रूट काइंड ऑफ इसका ये है, तो इस तरीके का ये अंदर से दिखाई देता है खाने के लिए। एनी नेक्स्ट हम देखेंगे बबूल को। तो बबूल का भी पहले फोटो ही देख लो। ये पतले पतले से, बहुत पतले पतले से इसमें ये है लीव्स, और साथ में ये येलोइश कलर का इसमें फ्लावर भी है। तो बबूल कहाँ पे मिलता है? वो एक कहावत में, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे आप अभिषेक। राजस्थान में मिलता है ना। नॉन फॉरेस्ट। एरिड रीजन में। हाँ हाँ, सभी ने सही दिया, वेरी गुड। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश सारे के सारे एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, उसी में ये पाया जाता है। तो थ्रोन फॉरेस्ट में ये मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे महुआ को। अब ये आज आया ही हुआ था, ये भी आया हुआ था। तो ये डेसिडियस है, लेकिन इसको एवरग्रीन लिखा हुआ था। अब ये काफी बड़ा सा ट्री दिखाई देता है हमें, काफी बड़ा होता है, छोटे से मतलब इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है उसका पूरे के पूरे को वो ढक रहा है अपने लीव से, ब्रांचेस से। इसमें 2 तरीके के फ्रूट लगते हैं, एक इस तरीके का होता है और एक इस तरीके का होता है। इनमें से एक होता है जिससे तेल बनता है। किससे बनता है देव? इधर राइट साइड वाले से। इस वाले से? वो राइट है, हाँ, इस वाले से।
हाँ, इससे अल्कोहल बनता है लेफ्ट साइड अल्कोहल वाले बनता है लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले। वाले हाँ से। हाँ। तो ये कहाँ मिलता है? हम देखेंगे इसको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत वहां पे भी मिलेगा, ये एरिया। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ये आता है महुआ। और ये एक इस जैसे नाम की थी ना, जिनके ऊपर इथिक्स कमेटी भी बैठी थी क्योंकि उन्होंने महुआ कुछ गड़बड़, क्या नाम था उनका? वो कहाँ से है? महुआ मोइत्रा। महुआ हाँ मोइत्रा मोया, टीएमसी सांसद थी। हाँ कहाँ से है वो? किस स्टेट से है? वेस्ट बंगाल। बंगाल से वेस्ट टीएमसी बंगाल से है ना, टीएमसी। अच्छा, टीएमसी से। हाँ तो मतलब उससे याद रख सकते हैं कि जहां से वो उस रीजन से मिलेगा। वेस्ट बंगाल से तो नहीं, लेकिन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वहां पे मिल रहा ये है। महुआ का पेड़ जितना बड़ा दिख रहा है ना, ये जब हम्म, सीजन चेंज होता है पूरे झड़ पत्ते जाते झड़ हैं। जाते हैं। हम्म। हम्म। डेसिडुअस का मतलब वही होगा ना कि सीजन चेंज होगा तो आप पूरा के पूरे पत्ते छोड़ दोगे अपने, और फिर ये बिल्कुल गंजू सा दिखाई देगा। है ना? सॉरी, क्या? महुआ। अरे नहीं नहीं, बिहार में भी होता है ये महुआ महुआ। में, हाँ दारू में अल्कोहल इससे बनती है ना, महुआ इस को वाले से जो शुगर बना बना। शुगर शुगर के साथ फर्मेंटेशन करने के बाद इसको वो देसी दारू बनाते हैं। इससे भी हुज ट्रेजेडी होने का चांसेस बढ़ते हैं बिहार में। हम्म, आए दिन होते रहता है मेथनॉल वाला प्रॉब्लम। बहुत हाँ सही। हाँ, अब वो फॉर्मिक लास्ट एसिड। लास्ट वाला देखते हैं जो आज क्वेश्चन में आया था, रोजवुड। तो रोजवुड को शीशम बोलते हैं हिंदी में, और हम्म। ये बहुत बड़ा है। हमें देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये फोटो एज ए रेफरेंस के लिए देखो, ये आदमी यहाँ हाँ। तक आके खत्म हो जा रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ा है। मैंने तो अपने वहां पे शीशम देखी है, बहुत छोटी छोटी देखी है खेतों में। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शीशम है, पर फिर अब मानना पड़ा। तो पत्तियां देख लो एक बार इसकी, काइंड ऑफ जैसे आम के पत्ते की होती है वैसी सी पत्तियां हैं इसकी, आम के नहीं पेड़ नहीं की नहीं, होती है। इसकी नहीं, इसकी छोटी छोटी आम के पत्ते की लंबी पत्तियां होती है। ये छोटे मतलब छोटे राउंड शेप में होता है। पत्तों टाइप शाइनी, की होती है। हम्म। शाइनी है। पर वो छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे हाँ होते हैं। छोटे तो है, मैं कह रही हूँ ये शाइनी है बहुत। कॉइन जितने बड़े होते हैं, कॉइन। हाँ, कॉइन अच्छा, इतने बड़े। तो ये कहाँ मिल रहा है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, तो हर जगह ही मिलेगा। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। कोई बताएगा ड्राई और मॉइस्ट में क्या फर्क है? ये जो है ना रेनफॉल, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। बस रेनफॉल का ही डिफरेंस होता है नहीं, थोड़ा जैसे बहुत। ड्राई में कम होते रेनफॉल हैं का और डिफरेंस है, जैसे मॉइस्ट में जहाँ ज्यादा रेनफॉल होते होगा वो मॉइस्ट होगा, और जो थोड़ा सा हम्म, रेनफॉल कम है वहाँ ड्राई होगा। और हम्म, दोनों दोनों मतलब ट्री है वो अपनी लीफ सेट करेगी, हाँ मॉइस्ट और ड्राई दोनों। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही करते हैं शेड। मॉइस्ट तो ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर की वजह से वो कर रहा है, नहीं, उसका क्योंकि है, मतलब उसको पानी ज्यादा भी मिल रहा है, स्टिल वो अपनी शेड कर रहा है। हम्म। हैं। चलो, बहुत अच्छा। 39th। अब इसमें क्या करना है, बहुत बार हम इनको पढ़ चुके हैं, 2-3 बार डिस्कशन हो चुका है, तो आप लोगों को इसको मिलाना है। बताओ राइस के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिएगा? हॉट, ड्राई, पुअर सॉइल होनी चाहिए, या कूल क्लाइमेट चाहिए, पुअर सॉइल उससे भी खराब मिट्टी हो, या वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट हो हाई एल्टीट्यूड पे, या हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल? यही डी होगा, होगा। डी होना डी। चाहिए। डी। हाँ सही। टी के लिए क्या चाहिएगा? हाई एल्टीट्यूड। वेरी गुड। कूल क्लाइमेट विद पूरर सॉइल। नहीं नहीं, टी को हाई नहीं एल्टीट्यूड नहीं, चाहिए उसके लिए। हाँ मॉइस्ट क्लाइमेट क्यों होगा क्लाइमेट तो कूल होगा। चाहिए ना। नहीं नहीं, कूल नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, एल्टीट्यूड अरे पढ़े कूल नहीं थे, हाँ। कूल क्लाइमेट नहीं होगा नहीं, तो हाई एल्टीट्यूड। रेनफॉल कम होगा ना, उसको रेनफॉल ज्यादा चाहिए, 250 से 300 सेंटीमीटर। उसको रेनफॉल भी चाहिए, साथ में हाँ, उसकी हम पत्तियों हाई को धूप एल्टीट्यूड भी चाहिए देखेंगे। होती है। हम्म। ठीक है, पत्तियों को भी हाँ धूप ये चाहिए होती है। चलो, बैरली का बताओ। बी होगा। बार्ली। हॉट क्लाइमेट। मिलेट्स का बताओ, ये फिर और आसान होगा, ये और आसान हो जाएगा। अच्छा, हॉट बी ड्राई किस हॉट में क्लाइमेट बताओ? ड्राई। विद पुअर सॉइल। हॉट ड्राई। पुअर सोइल में, वैसे ये यहाँ पे आना चाहिए बी पे। चलो देखते हैं। पुअर सोइल, अच्छा ये और भी खराब में हो सकता है, मैं ही कंफ्यूज थी, आप लोग सही थे। ये पुअर में हो सकता है मिलेट्स जो है। और मिलेट ईयर कौन सा है, 2024 था या फिर 2025 है? 23 था ना। 23। 23 था। 23। 23। हाँ। 23 था। 2024 है, कैमलेट्स है इंटरनेशनल ना। ईयर ऑफ कैमेलिड्स है। हाँ, कैमलेट्स। और कोऑपरेशन भी तो है। ये ना, क्या सोसाइटी कोऑपरेशन क्या है वो? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी, हाँ। एक एक करके देख लेते हैं, इतना तो हमें समझ। 2025 क्वांटम ईयर्स है ना? हाँ, क्वांटम ईयर। यूथ ईयर भी है।
हाई हाँ, वो उठी है कॉर्पोरेट अभी। आप पूछ रहे हो, सही कह रहे हो, कॉर्पोरेट सर ने डिक्लेयर किया है। हाँ जी। बार्ले की बात करते हैं तो देखो टेम्परेट में होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए 15 से 20 डिग्री के बीच में, मॉडरेट, कम से मॉडरेट मतलब लो टू मॉडरेट रेनफॉल होनी चाहिए। पुअर सॉइल में भी कल्टीवेट हो सकता है, राजस्थान, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, इन सारे रीजन्स में मिलता है। राइस हाई टेम्परेचर होना चाहिए, अबाउट 25 डिग्री, और हेवी रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर। एलुवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन होंगे? वेस्ट बंगाल, पंजाब सेकंड नंबर पे हमने देखा था, फिर यूपी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और हरियाणा भी आएगा कहीं पे। मिलेट्स की बात कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री, लो रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, और इसीलिए जो सेमी एरिड रीजन है जिसमें अगेन राजस्थान, हरियाणा वगैरह आते हैं, तो उनको बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ये उगाओ तुम, राइस से वो करो, क्योंकि वाटर लेवल जो है ग्राउंड से वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो इनफर्टाइल सैंडी और ड्राई सोल में हो जाता है आराम से। और मेजर मिलेट्स कौन कौन से हैं? जवार, बाजरा, रागी। टी के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉल होनी चाहिए सॉइल। ग्रो वेल इन हिली रीजन्स अबाउट 600 मीटर से ऊपर, ये ज्यादा अच्छे से होगा। तो असम, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु यहाँ पे ज्यादा मिलता है। 40। अब ये तो किसी काम का नहीं है, तो वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर हैज बी एबल टू, ये छोड़ो, अभी बताओ सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर का किसी को याद है नाम कुछ, या कंट्री नाम हो किसने बनाया है? यूएस के पास है ना सबसे। जापान का है कि यूएस का? जापान का था पिछले साल तक, अभी यूएस का हो ओके। गया। वेरी गुड, पर आप लोगों को याद है एटलीस्ट, गुड। तो देख लेते हैं एक एक करके, सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। इंडिया की जो इसमें पोजीशनिंग है वो 6th एंड 7th नंबर पे आती है। हमारे पास कौन कौन से? एक है आदित्य के नाम से, दूसरा है परम सिद्धि के नाम से, और ये इनको छोड़ देते हैं। 3.5 पेटा फ्लॉप्स के कैसे काम करेगा ये देख लेते हैं। आदित्य कहाँ है? ये IITM पुणे में हमें दिखाई देता है, और IITM पुणे क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और परम सिद्धि AI की जब हम बात करेंगे तो ये CDEC इंडिया में दिखेगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ एक सवाल था ये भी तो मेरा। पुणे में ही है ना? ये तो आईसर में था लग रहा है, सीटेक में नहीं नहीं कि नहीं आईसर में? नहीं, सीडेक सही है वो, परम सिद्धि। अच्छा, मैं गलत। आप लोग मुझे ये बताइए कि क्वांटम कंप्यूटर और जो ट्रेडिशनल हमारे नॉर्मल होते थे, 0 और 1 पे वर्क करते थे, उनमें से एरर का चांस किसमें ज्यादा है? क्वांटम मतलब अगर लोग, क्वांटम हाँ में बहुत ज्यादा है। बहुत सही। रैंक 1 की बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर में, तो फ्रंटियर जो है यूएसए का, वो भी रैंक 1 पे चल रहा है। यहाँ पर एल कैप्टन के नाम से भी एक है, वो भी यूएसए का है, और इनका हमें खैर पढ़ना तो पढ़ लेना, ओक रिज नेशनल लैब में ये बना था, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब। और ओरा यहाँ पर 3rd नंबर पे है, वो भी यूएसए का। तो टॉप 3 अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है। 4th नंबर पे फुगाकू कुछ समय पहले तक था, और जापान ने इसको बनाया था। फिर हमें लूमी एक आता है जो कि फिनलैंड से है, ये याद रख लेना 5वें नंबर का, लूमी। क्वांटम कंप्यूटर की बात करेंगे तो फिर से यूएसए है पहली 2 रैंक पे, IBM क्वांटम कॉन्डोर, और अभी क्वांटम छोटी चिप भी बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने, कुछ 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आई हुई थी। फिर हम देखेंगे ऑस्प्रे ईगल अपग्रेड जो है उसका ये किया गया है यहाँ पर यूएसए के द्वारा ही। यहीं पे चाइना का भी आता है क्वांटम कंप्यूटर में। तो हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर में हम चाइना से आगे हैं, और क्वांटम में हम उससे पीछे हैं। यहाँ पर क्या आएगा? जू चोंग जी ही, चाइना में है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी चाइना ने बनाया है। फिर चाइना ने ही यहाँ पर बनाया है जू जियांग 2.0 फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर। इसके बाद साइकोमोर है जो कि यूएसए ने बनाया है। एनीवे हम अपना देखते हैं 6-7वें नंबर पे हम यहाँ पर फिर से हैं, दोनों में सेम है। सुपर कंप्यूटर में भी 2024 का ये डाटा है। इसमें हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो एक है टी हब क्यूसम, अब क्या सिम बोल लो इसको या जो भी, क्यूसिम। हाँ सिमुलेटर बेस्ड ये है। IISc बेंगलुरु ये है, वहां पे CDEC में ही होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। फिर यहाँ पर प्रयास है, प्रयास क्यू क्वांटम, मतलब 5 क्यूबिट पे ये एक्सपेरिमेंटल फेज में अभी चल रहा है, और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने इसको वहां पर रखा गया है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ओके, किसी और को कुछ बताना है इससे रिलेटेड? पिछले बजट में क्वांटम मिशन के लिए भी अलग बजट से आया था ना, कुछ 20,000 करोड़ कुछ। स्पेशल लोकेशन था।
एक और था ना हमारा, इसमें भी था वो, इसमें आया नहीं है, टॉप में नहीं आया हुआ है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे में है शायद, या आईआईटी दिल्ली में, पता नहीं। और उसको हम मेट्रोलॉजी के लिए ही अभी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। और उसको हमने क्या करना था कि हमें उसको जोड़ना था ओवर पूरे के पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट करने की हम उसको बात कर रहे थे कि उसको बढ़ाना है और जोड़ना है। तो ये भी कुछ न्यूज में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 6,000 करोड़ रुपया दिया गया था क्वांटम बजट में 2023 में। 6,000। बेस्क्यू सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई काम की नहीं है, पहले ये स्पेन में होती थी। अब इसके बारे में क्या याद रखना, पहले ये कभी थी, अब ये ऑलरेडी, मतलब कौन सा साल था वो मैं बता देती हूँ, 2018 ऑफिशियली डिस्बैंड कर दिया गया इसको। तो आगे बढ़ते हैं अब इससे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी जगह जो है या टेम्पल है वो किस किसने बनवाया। तो सबसे आसान से शुरू करते हैं। बताओ यहाँ पर चांडेला ने कौन सा बनवाया? चालुक्य का खजुराहो, नहीं चंदेला का खजुराहो, चांदेला का चालुक्य खजुराहो, बादामी। चंदेला का खजुराहो है। चालुक्य बादामी। चंदेला का खजुराहो। हाँ सही है। चंदेला गुप्ता और खजुराहो। पालवा, गुप्ता और पालवा गुप्ता पे देवघर। गुप्ता गुप्ता भी सही है देवघर है बिल्कुल। ना। और ये गुप्ता आपने बना देवघर। दिया पल्ला मलाई, सही है, वेरी गुड। चालुक्य बादामी। यही यही तो फायदा होता है ना टीम का, वेरी गुड। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देवघर जो टेम्पल है उसको दश अवतारा दस टेम्पल के अवतार। नाम से भी, हाँ, के नाम से भी जाना जाता है। यूपी में ये है। वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल हमें दिखाई देता है। तो गुप्ता पीरियड में है, तो 4th-5th सेंचुरी की यहाँ पर बात हो रही है। नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है और विष्णु थीम्ड है पूरा का पूरा। 10 अवतार, तो 10 अवतार उन्हीं की बता रहे हैं। चांडेला ने खजुराहो को बनवाया था, हमें पता है एमपी में ये है। और चांडेला डायनेस्टी जो थी वो 9th से 13th सेंचुरी में थी, मतलब अर्ली मेडिवल पीरियड जो चल रहा था उसके अंदर ये थी। खजुराहो टेम्पल्स इन्होंने बनवाए। इसके अंदर इंट्रिकेट इरोटिक स्कल्पचर्स का इस्तेमाल किया गया। मेन इंपॉर्टेंट जो बात याद रखने की, एक तो यही है कि इसको बनवाया किसने, दूसरा इसमें 2 रिलीजन है, हिंदुइज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म का इसमें कोई रोल नहीं है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। नागरा स्टाइल में एमपी है तो नागरा में ही बनेगा। बादामी केव्स की बात कर देते हैं। चालुक्यास ने बनवाई थी, कर्नाटका के अंदर है। और 6th and 8th सेंचुरी सी में इनको बनवाया गया था। रॉक कट टेम्पल्स इसके अंदर है, ब्लेंड है दोनों का, नागरा और द्राविड़ का भी। और इसमें तीनों रिलीजन के हमें जो केव्स है वो देखने को मिल जाती है। पालवा की बात करेंगे तो पन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर है, लॉर्ड शिवा के लिए बनाया गया है। रॉक कट टेम्पल है, फिर से 7th and 8th सेंचुरी में इन्होंने बनवाया था और द्राविडन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनवाया था। अब देवघर है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है क्योंकि अर्लीस्ट से सबसे पुराना गुप्ताज ने बनाया था। तो ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बस छोटा सा है, बहुत भव्य नहीं है। खजुराहो की बात करेंगे तो खजुराहो थोड़ा इस तरीके से हमें दिखाई देगा, काइंड ऑफ सोमनाथ जैसी फीलिंग दे रहा है देखने पे, है ना। और बादामी केव्स की बात करेंगे तो बादामी केव्स ये है, मतलब पूरी की पूरी ये पहाड़ है, पहाड़ को नीचे से काट के यहाँ पर केव बना रखी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको मिला हुआ है। और यहाँ पर हमारा ये लास्ट है पल्लामलाई, तमिलनाडु में। टेम्पल द्राविड स्टाइल से, यहाँ पर मेन डायटी होगी और यहाँ पर ये पूरा का पूरा होल बनाया गया है। 43 फिर से एक मैप है, बताना है कौन सी, और हम कर पाओगे आप इसको भी आराम से क्योंकि 2-3 बार डिस्कशन हो चुका है इसका भी। तो प्लेसेस मार्क किए गए हैं ABCD, और बताना इनमें से ग्राउंड नट किस में मिलेगा, रागी कहाँ पे मिलेगा, टबैको एंड शुगर केन। ऑप्शन बी। ए में मिलेगा ग्राउंड नट, ग्राउंड और नट। बी में मिलेगा शुगर केन, और डी में मिलेगा वो क्या है, टोबैको। टोबैको मिलेगा, टोबैको। सी में रागी। और सी में रागी। हाँ, छत्तीसगढ़ का रीजन है उधर, तो हाँ छत्तीसगढ़ रीजन। बहुत अच्छे। अब इनके बारे में देख लेते हैं फिर से, आंसर तो आप सभी ने बता ही दिया है। ग्राउंड नट या कोई बंद कर लो, बहुत आवाज कर लो। सॉरी। ग्राउंड, कोई बात नहीं। ग्राउंड नट की बात करेंगे तो ऑयल सीड क्रॉप है, ये तो पता ही है। इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, 20 से 30 डिग्री का, और 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, मतलब बहुत ही कम रेन चाहिए होती है इसको, और गर्मी ठीक ठाक। वेल ड्रेन्ड सैंडी लॉम यहाँ पर सोइल चाहिए होती है इसको। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान। तो वही अगेन वही एरिया आ गया, सेमी एरिड, रेनफॉल बहुत कम है। एडिबल ऑयल है, आज सवाल पूछा ही गया था कि कौन कौन से एडिबल है कौन कौन से नहीं है, तो उसके लिए एडिबल है, खा सकते हैं, पीनट बटर वगैरह में इस्तेमाल होता है, पाउडर में इस्तेमाल होता है। शुगर केन की बात करते हैं तो कमर्शियल क्रॉप है ये।
हॉट एंड ह्यूमिड हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। डीप फर्टाइल लूमी सॉइल इसको चाहिए होती है, अच्छी ड्रेनेज भी चाहिए होती है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार इन सब में मिल जाता है। इस्तेमाल होता है शुगर के लिए, एथेनॉल के लिए, जैगरी और बायोफ्यूल में। अभी हम लोग जस्ट 2-3 साल से इस्तेमाल करने लगे ना, इसके ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे। और पहला बायोफ्यूल से रिलेटेड वो भी बना था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बिहार में बनाया गया था ना कि क्रॉप से हम इसमें बायोफ्यूल बनाएंगे, चलो नहीं याद आ एथेनॉल रहा सब। प्लांट, एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल एथेनॉल इथेनॉल पॉलिसी प्लांट, लाए थे बिहार गवर्नमेंट ने। हाँ हाँ। और उसके अंदर कौन सी जगह थी, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें वो डाला गया था सबसे पहले? बताओ यार पूर्णिया पूजा, डिस्ट्रिक्ट आपके में पहले बगल का डाला था। डिस्ट्रिक्ट है यार वो। मेरे बटोल का है, हाँ, जमुई है। वो भी नहीं, खुल रहा है जम्मू तो जमुई नहीं में, था। उससे पहले दूसरा जगह था। आपके तरफ हो रहा ना, नवादा, पूर्णिया नालंदा। पूर्णिया पूर्णिया, में पूर्णिया, फर्स्ट पूर्णिया, हाँ इथेनॉल हाँ, प्लांट लगा पूर्णिया। था। सही सही, वेरी गुड पूर्णिया नीतीश, पूर्णिया मेरे में, तरफ मतलब नहीं याद है नहीं। पूर्णिया, हाँ हाँ ठीक है। रागी, कंफ्यूज कर दी। रागी हम देखते हैं, सीरियल क्रॉप है ये। अगेन ड्रोट रेसिस्टेंट है, कितना ही सूखा पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टेम्परेचर कितना ही ज्यादा हो जाए, 25 से 30 आराम से रख लेगा। 50 से 75 सेंटीमीटर मतलब इसको रेनफॉल से। और रागी को बनाना भी इतना मुश्किल होता है, रेड रेड कलर की होती है, छोटी छोटी सी। रैंड सैंडी लॉम वगैरह इनमें सब मिलती है। तो लेटराइट सोइल है तो कहाँ मिलेगी? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र। न्यूट्रिशियस फूड बहुत ज्यादा है, पॉरेज इससे बनता है, आटा इसका बन सकता है और अल्कोहल भी बनता है, ये याद रखना। टबैको की बात करेंगे तो फिर से कमर्शियल क्रॉप ये है। और वार्म अगेन 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, वो 50 से 100 सेंटीमीटर इसको चाहिए होगा। वही वेल ड्रेन्ड सैंडी लूम इसको चाहिए होगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, यूपी, बिहार इन सब में मिलता है। सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, च्युइंग टबैको जो होता है उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ये कुछ काम का नहीं है, इसको मैं छोड़ रही हूँ। पूछ रहा है कि गांधी जी पे किसने फिल्म बनाई थी, याद है किसी को? कोई बुक थी, उससे उठा के ये जो श्याम बेनेगल थे इन्होंने बनाई थी, बहुत पुराना, ये मतलब इसी ईयर के आसपास की थी। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम एचए in the far northwest of the Torres Straits in the east is 5000 miles, almost as far as London to Baghdad। इतना दूर पड़ता है अगर हम यहाँ से चलेंगे टॉरेस स्ट्रेट, उसके नॉर्थ वेस्ट तक जाएंगे तो। The archipelago has 14,000 islands, some mere equatorial rocks, others some of the largest in the world। कौन सा बता रहा है? वेस्ट इंडीज, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। फिलीपींस। देखो टॉरेस फिलीपींस हो सकता है स्टेट वैसे। कहाँ है? फिलीपींस हो सकता है क्योंकि जापान। साइज आप लोगों ने बहुत बड़ा बता दिया। नहीं नहीं, वो तो आप समझोगे तभी तो आंसर आएगा ना। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, राहुल वेरी गुड, इंडोनेशिया ही आंसर होगा। लोकेशन देख लेते हैं अच्छे से एक बारी। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल इंडोनेशिया जब शुरू हो रहा है ना, तो उसका वो सबसे पहले वाले ऊपर वाली स्टेट है। हमारे लिए अभी तो काम का नहीं है, बट यही देखते हैं कि यहाँ से ही शुरू हो रहा है और काफी दूर तक ही आएगा। तो टॉरेस स्ट्रेट यहाँ पे होगी ना, ये रही। पेपुआ न्यूगिनिया जो है और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच की स्ट्रेट को टॉरेस स्ट्रेट बोला जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि मेबुएग आइलैंड यहाँ पे है, फिर बाडू आइलैंड इसको बोलते हैं या बडू। थर्सडे आइलैंड यहाँ पर है, हॉर्न आइलैंड यहाँ पर है, सू आइलैंड को हम यहाँ पर देख पाएंगे, कोकोनट आइलैंड, मुर्रे आइलैंड, ये तो पीवाईक्यू में भी पूछा गया पहले भी। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पर और जो ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि वेस्ट इंडीज कहाँ है, कोई बताएगा? तो आसान है, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा। कैरेबियन सी। कैरेबियन सी के आसपास, हाँ सही। ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज हम्म, इन कैरेबियन। कैरेबियन आइलैंड कंट्री उसको बोलते हैं पूरा। बहुत अच्छे। अच्छा, ये क्यों पड़ा इनका नाम वेस्ट इंडीज? वेस्ट ऑफ इंडिया। कोलंबस की वजह हाँ से। नहीं, वेस्ट ऑफ इंडिया, हाँ हाँ सही, वेरी गुड जया। क्योंकि कोलंबस जब गया उनको ये लगा कि मैं तो पहुंच गया मतलब इंडिया में ही, तो वही था, वेरी गुड। तो ये हमें दिखाई देता है कि ऊपर इसके क्या है, यहाँ पर फ्लोरिडा यानी कि वो मेक्सिको वाला यूएस वाला पार्ट आएगा। नीचे हम देखेंगे तो ये सदर्न अमेरिका में दिखेगा, कोलंबिया, वेनेजुएला, बीच में कैरेबियन सी है। आज सवाल भी था कि पनामा जो है वो किस किस को ज्वाइन करता है, तो ये कैरेबियन सी को ही ज्वाइन करता है, ध्यान से देख लो सब। हाँ, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है? हैती यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक कंट्री है खुद में, और इसमें कुछ वो भी हुआ था एक कि जहाँ पर जो सोल्जर्स जा रहे थे ना अमेरिका के, तो उनको वापस आने के बाद बहुत ज्यादा कान में दर्द हो रहे थे, सर में दर्द हो रहा था, तो उसका कुछ नाम रखा गया था उन्होंने कि ये डिजीज है या ये फिनोमिना है ये। तो वो ऐसा सिंड्रोम कुछ था ना। हाँ सिंड्रोम ही था कुछ, बट अभी याद नहीं आ रहा नाम। आप लोगों को याद आ रहा है तो बता दो।
कुछ था ना, ये वो बोल रहे थे कि सर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर उनको चक्कर आ रहे हैं, आवाजें सुनाई दे रही है, क्या एक कहा गया था कि शायद यहाँ पर बायो वेपन का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो लोकेशन याद रख लेना बस, क्यूबा इसके ऊपर है और यहाँ पर प्योर्टो रिको हमें दिखाई देगा, जमाइका यहाँ पर है, ऊपर बहामास है। अब देखते हैं यहाँ पर जापान के बारे में। तो जापान को जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि रशिया का थोड़ा बहुत एरिया यहाँ से इस पे टच होता है। जो रशिया के साथ में होती है उसमें क्या आती है, स्ट्रेट ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी ही इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो कि सकाहालिन और होकाइडो यहाँ पर पार्ट्स है, हम जापान को भी 3-4 पार्ट्स में बांटते हैं ना, तो उनके बीच में आता है ली पेरोयूज स्ट्रेट, और उसके बीच में जो होकाइडो है और उसके नीचे जो होन्शु होगा उसमें हम देखेंगे आएगा सुगारू स्ट्रेट। और यहाँ पर इसकी लड़ाई होती रहती है ईस्ट सी के ऊपर, जिसको सी ऑफ जापान भी बोला जाता है। चाइना बोलता है मेरा, जापान कहता है मेरा है। एक इम्पोर्टेंट चीज और यहाँ पर है कि साउथ कोरिया के बीच में भी इसकी एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं कोरियन स्ट्रेट ही बोलते हैं उसको, कोरिया स्ट्रेट। ये रहा ऊपर वाले हिस्से को जो कोरिया की तरफ है उसको वेस्टर्न चैनल बोलेंगे, जो जापान की तरफ है उसको शुशु हिमा स्ट्रेट भी बोला जाता है। बस मेरी तरफ से खत्म हो गया, मैं शेयर करना बंद कर रही हूँ स्क्रीन। मुझे नाम याद आ गया, वो सिंड्रोम, उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोला जाता था। हाँ, वो क्यों होता था? इन्होंने तो कुछ रेडिएशन का बोला था ना। यूएस वाले बोल रहे थे कि बायो वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसे ही कुछ हो रहा है, डिजिंग उनको हो रही है सी की वजह से। तो मतलब कुछ निकल नहीं पाया, बस वो तो क्या, एक तो इंडियन एक्सप्रेस के उसमें एक्सप्लेन पेज पे आया था, फिर 4-5 दिन तक कंटिन्यूअसली आता रहा और खत्म हो गया। बस याद ये रखना है कि हैप्पी से रिलेटेड था। कोई हांसेन डिसीज होता है, वो क्या होता है, किसी को पता है क्या? समझ नहीं आया आपने क्या बोला? हांसेन डिजीज होता है ना कुछ ऐसे रिलेटेड, हांसेन। ओके। लेप्रोसी रिगार्डिंग हुआ आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेज लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और इसके अलावा और क्या होता है इसके? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड इन द यूएस डॉलर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड इन द रियल परचेजिंग पावर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन यूएस डॉलर, नेशनल इनकम पर हेड इन यूएस डॉलर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बी होना चाहिए क्या? क्या डी? रियल, बी 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 फॉर बॉल। ग्रॉस डोमेस्टिक, अच्छा परचेजिंग पावर पे कह रहे हो आप? इसका आंसर है डी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका। तो ये है डी है आंसर, और इसको लेके कौन आता है? यूएनडीपी लेके आता है। हाँ, तो इसमें 3 होते हैं बेसिकली, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मेजर द हेल्थ एंड लॉन्जिविटी ऑफ द पॉपुलेशन, और एजुकेशन इंडेक्स है, इंक्लूड्स लिटरेसी रेट, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। ये इंडियन रुपीज में ना, डॉलर में नहीं, आंसर बी अरे नहीं, तो होगा। वो हर एक कंट्री का अलग अलग होता है ना, क्या दिक्कत है उसमें? अरे वो ओके। किसी भी मतलब ये तो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में पूछ दिया ना। ओके।
उसके बाद अ मेजर हेल्थ मिशन कैरिड इन 1996, वार अगेंस्ट लेप्रोसी, स्मॉल पॉक्स इरेडिक्शन, स्मॉल पॉक्स इरिगेशन है क्या इसका आंसर? इरेडिक्शन नहीं, मुझे इरेडिक पोलियो लग रहा है, हाँ क्योंकि हम मतलब हाँ 2-4 साल बाद फिर बहुत वो ड्रॉप डाल के जाते। हाँ, पल्स पोलियो अभियान ही चला था। इसमें ऐसा कुछ था नहीं खास। और उसके बाद है 48 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोकन स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है दे आर हाईली पॉलिश्ड, दे आर मोनोलिथिक, द शाफ्ट ऑफ द पिलर इज टेपरिंग इन शेप, दे आर द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। बी क्या होगा बी इसका आंसर? बी होगा, पार्ट्स मोनोलिथिक ऑफ नहीं थे ना वो। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। इनकरेक्ट बता रहे हैं, मोनोलिथिक ही था सी नहीं हो अशोकन। सकता क्या? अरे डी होगा। नहीं था ना। हाँ, वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर था ना, पिलर। हाँ हाँ। अभिषेक, आप क्या माइक यूज करते हो? बहुत आवाज आता है पीछे से, पता नहीं क्यों ऐसा। ये होगा तो अब देख लेते हैं कुछ बेसिक। तो ये अशोकन पिलर है, ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है इसका। और जो मतलब कि ये किसी में यूज नहीं, और इसके साथ में जो पिलर थे मतलब वो पार्ट बाई पार्ट। इसके साथ में और कौन से पिलर थे? इजिप्टियन थे और वाले थे ग्रीको रोमन। हाँ, ग्रीको रोम वाले। तो वो लोग थे उनके पिलर, लेकिन उनका था कि वो छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर ऐसे बनाते थे स्ट्रक्चर। लेकिन ये हाँ, सिंगल। वो लोग मोनोलिथ नहीं था, ये सिंगल एक स्टोन का बना हुआ था जिसको कार्व करके बिल्ड किया जाता था। हाँ आप इस क्वेश्चन को जब खत्म कर देंगे ना, तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है ठीक है, तो खत्म ही हो गया ये क्वेश्चन। बोल लो क्या बोलना चाहते हाँ, हो। तो वो आपने जो पहले वाला क्वेश्चन कराया, ये पोलियो वाला, वो ठीक है, लेकिन अभी के बारे में भी तो कुछ चल रहा है ना, जो आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि वुमन लड़कियों की हेल्थ। आपका आवाज इंद्र, रिवर्स हो रहा है। 1 सेकंड रुकिए। अभी सही आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि अभी इंद्रधनुष तो मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ, वो चल रहा होगा, हाँ बताना जिसने भी बोला वो हाँ क्या है। लेकिन वो कुछ गर्ल्स के लिए अभी अभी चलाया था ना हमने, 24 के नवंबर दिसंबर के पास में, लड़कियों के लिए पूरे इंडिया हाँ, लेवल पे कैंसर वाला। 16 साल से। हाँ नहीं, कैंसर कैंसर कैंसर। हाँ हाँ, एचपीवी याद आ एचपी गया, सही है। नहीं नहीं, सर्वाइकल एचपीवी था, वो कैंसर था से वो रिलेटेड। सर्विकल कैंसर था क्या? हाँ, सर्वाइकल हाँ कैंसर। सर्विकल। उसकी तो वैक्सीन हम्म, भी रिलीज कर दी थी ना, सर्वाइकल हाँ, कैंसर की। वैक्सीन उसी से रिलेटेड। सही। हम्म। सीरम वालों ने। एचपीवी की क्राइटेरिया भी अलग अलग है। नहीं, वैक्सीन किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने या बायोटेक वालों ने? भारत बायोटेक। ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है। एचपीवी इसने बनाया ना। सीरम इंस्टीट्यूट बनाया है इसको। अच्छा। एचपीवी वैक्सीन कहते हैं इसको। और हम्म। ये 14 ईयर से बिलो गर्ल्स को दिया जा रहा है। दिया तो अच्छा, हाँ, नेशनल लेवल पे दिया जा रहा है। इसमें 3 फेज है, 9 से 14 साल का है, 15 से 26 है, और नेशनल लेवल पे हम 14 से नीचे दे रहे हैं। सही है। उसके बाद है स्टेट फंडिंग इलेक्शन टेक प्लेस। अब स्टेट फंडिंग इलेक्शन क्या होता है, इस मतलब इस क्वेश्चन के अंदर है कि गवर्नमेंट क्या करती है, खुद ही पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दे देती है, मतलब इक्वल अमाउंट में, ताकि जो मतलब इक्वल प्लेइंग फील्ड बना रहे। तो ऐसा कौन सी गवर्नमेंट करती है? तो ये आपके पास ऑप्शन है, बताएं क्या होगा इसका आंसर। स्विट्जरलैंड करेगी क्या? उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पर ब्रिटेन का नहीं करेगी फिर वो। हाँ, तो इसका है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया करती है ऐसा, ठीक है। ऑस्ट्रिया। अब हम इस हाँ, अब आपको ये बताना है कि जो इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड आया था वो कब आया था? 2017। नहीं नहीं नहीं, नहीं, 17 में लेके आए थे ना वो हाँ फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, अरुण जेटली ने लेके आया था इनको, मतलब इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को। हो गया है अभी यूएसए ने 2024 भी में। यूएसए ने भी पैसा दिया ना इंडिया को, वोटर टर्नआउट, उसका मतलब भी स्टेट फंडिंग इलेक्शन होगा ना।
या क्या क्या वो अलग है? क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हो आप? यूएसए ने वोटर टर्नआउट के लिए इंडिया के कुछ फंडिंग दिया है ना, ट्रम्प ने हाँ हाँ, क्रिटिसाइज करे अभी। नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज है। मतलब ओके कि ओके। गवर्नमेंट, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर जो कांग्रेस को कुछ पैसा दे दें, हम बीजेपी को कुछ दे दें, मैं एक हम्म पार्टी बना लूं, उसको पैसा मिल जाए, ठीक है, तो वो हम्म होगा स्टेट इलेक्शन। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो खुद फंड कर रही है सारे पॉलिटिकल पार्टी को। अब इससे होता क्या है कि करप्शन नहीं होगा, क्योंकि सबको बराबर पैसा मिलेगा। अभी हम्म। क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट डोनेशन इतना ज्यादा मिल रहा है कि जैसे अभी देखा होगा कि ये उसने चिट फंड वाला जो कंपनी है, लॉटरी वाला, हम्म, 900 करोड़ रुपया इसको दिया ममता दीदी को, और वहां पे लॉटरी के लिए अलाउ किया वेस्ट बंगाल में। ओके। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर द पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहाबाद और बलारपुर। तो पहले तो आप लोग ये बताएं कहाँ कहाँ है ये सब जगह। यमुनानगर। यमुनानगर तो हरियाणा में है। हाँ बिल्कुल गुवाहाटी, सही। गुवाहाटी का है असम में। हाँ असम में। क्या मंदिर है? हाँ शाहबाद ये हाँ क्या यूपी कहीं में है। महाराष्ट्र, अच्छा यूपी में ही है। और बेलारपुर ये कहाँ हुआ, ये तेलंगाना? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। ओके। ठीक है। तो इसका अब सी आपको लग रहा है। क्या लग रहा है? सी। गुवाहाटी, हाँ वन गुवाहाटी नहीं लग हाँ रहा, सी लग रहा है। हाँ हाँ। और पेपर इंडस्ट्री वहां पे होगी ना जहाँ पे इजिली उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे, ठीक है। मतलब फुट लूज इंडस्ट्री। हाँ उसी टाइप नहीं, से। फुट लूज नहीं, फुट का अपोजिट जो होता है कौन सा होता है? अब देखते हैं कि मेजर, पता नहीं भाई क्या क्या कहना, क्या पूछना चाह रहे हो। बोले भैया एक मेजर। फुट लूज इंडस्ट्री होता है जिसमें रॉ मटेरियल की नीड नहीं होती है, लेकिन एक उसके अपोजिट वाला इंडस्ट्री कौन सा होता है जिसमें रॉ मटेरियल की नीड होती है? आप वो तो नहीं कह रहे जो एक मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है और एक रॉ मटेरियल बेस्ड रॉ इंडस्ट्रीज? मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, हाँ वही कह रहा वो। उसके लिए कुछ एक अलग टर्म है, अभी ध्यान नहीं आ रहा। मेजर हम्म। पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है इंडिया में? तो वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक वगैरह है, ठीक है। और जो यमुनानगर है हरियाणा में है। और ये रॉ मटेरियल यूज इसमें क्या होता है, तो वुड वेस्ट, बम्बू होता है, ठीक है, यूकलिप्टस होता है। और एग्रो बेस्ड में क्या आता है, बैगीज। बैगीज क्या होता है? स्ट्रॉ होता है, जूट स्टिक। शुगर केन का जो बचता है वो शायद होगा, हाँ जो, ऐसा है। हाँ 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 वही होता है। और रिसाइकल पेपर। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है इसमें, 100% एफडीआई अलाउ है ऑटोमेटिक रूट से। इम्पोर्टेंट है। हाँ। हम्म। उसके बाद है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैन किया है प्लास्टिक पैकेजिंग, इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ पेपर इनिशिएटिव, पेपर अल्टरनेटिव। नेशनल बम्बो मिशन टू प्रमोट द बम्बो कल्टीवेशन। और इसके लिए प्लास्टिक इसी जूट को के लिए प्रोडक्शन देने एमएसपी के भी लिए। देना, इसी के लिए एमएसपी भी देना शुरू कर दिया है बेम्बो में, ये नेशनल मिशन के अंदर। और वो भी कर दिया ना, इसको नॉन टिम्बर से भी हटा दिया। पहले इसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे बाहर। हाँ एक क्वेश्चन आता है कि बैम्बू जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है क्या? मैं भी यही पूछने वाली थी, बहुत सारे टेस्ट में आए हैं ये। हाँ अभी हाँ चेंज कर दिया ना उन्होंने, पहले माइनर वो में आता है ना, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। पहले नहीं आता था माइनर में, पहले वो उसी में था मेजर वगैरह में था। और उसको बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट के अंदर होल्ड करके रखा था, लेकिन उसको थोड़ा ईज देने के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए तब वो करा। और एक और कॉन्सेप्ट भी तो आया था ना कि आप प्राइवेट बेस पे भी अपने जंगल बना सकते हो और उनको बेच सकते हो गवर्नमेंट को, तो वो भी कुछ उससे रिलेवेंट भी। ये जो FR ये आया था ना, फॉरेस्ट एक्ट, MPF हाँ 2006 2006। वाला, तो वो अलाउ किया, इससे पहले अलाउ नहीं था। तो वो इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डाला है। बैम्बू को ग्रास में रखा गया, ट्री में नहीं रखा गया। और मेजर हाँ फॉरेस्ट हाँ प्रोड्यूस हाँ हाँ, टिम्बर वो वुड को ही ग्रास बोलते है। हैं। टिम्बर वुड के अलावा सारा माइनर में आ जाएगा, तो ग्रास है ना, तो माइनर में ही रखेंगे इसको। नहीं, अरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बहुत सारा चीज आ जाता है ना, सिर्फ टिम्बर की बात नहीं है, उससे प्रोड्यूस जो भी चीज हो रहा है, लैक वगैरह है, चाहे भी महुआ है। अरे मेजर और माइनर का बात पुलिस। कर रहे हैं। मेजर मतलब टिम्बर वुड, बाकी सारा माइनर में आ जाता है। ओके। और ये बहुत
बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया ना, अब याद रहेगा बिल्कुल अच्छे से कि जो वुड है मतलब जिससे लकड़ी बन सकती है वो वाले वो रहेंगे, जो अदरवाइज लंबरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करता है ना वो मेजर में आता है, एज पर फॉरेस्ट एक्ट, ये 2006 में जो आया था। ओके, नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स is वो different from the language and their work in Maratha वो theme असम में ना, is असम correctly matched. भारता का बास्केट बना महाभारता थी। महाभारता थी। ओके, करेक्टली मैच क्या होगा इसका? पंपा कन्नड़ा। पंपा कन्नड़, ठीक है, ठिकाना मराठी। बी डी सही है। मुझे ए लगा। एक्चुअली है क्या, ये सारा सही है, बस ये गलत है, क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, और ये भी सही है। तो अब हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो सरला डासा है वो बंगाली में है, और कसीरामा उड़िया में है। कसीरामा उड़िया में है, और जो तिकना वो तेलुगु में है, मराठी में नहीं है ये, तो ये गलत था। बाकी पंपा है जो कन्नड़ में है, ये करेक्टली मैच है। अब आपको मैच करना है जो कंट्री है और जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो आयरन और लेदर गुड्स, टी एंड कॉटन फैब्रिक। आयरन और कहाँ जाता होगा? सबसे हल्का है ये। जापान। जापान में। हाँ, जापान में जाता होगा। टी कहाँ जाता है? यूके यूके हाँ, यूके या रसिया हो सकता है। कॉटन। यूएसए जाना चाहिए, कॉटन फैब्रिक। लेदर ऐसा नहीं गुड्स कर रशिया में, रसिया में। कनाडा में ज्यादा होगा क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत होती है ना। रसिया में भी ठंड बहुत होती है। ठीक है। थ्री टू का अगर ऑप्शन से देखे तो 1 का सी, तो आपका आंसर तो आ गया डी नंबर आंसर आ रहा। हाँ, बी नंबर आंसर है। 4 का बी देख लेंगे। हाँ, तो लेदर गुड्स कहाँ जाता है? रसिया में जाता है। टी कहाँ जाता है? कनाडा की यूके। सारा टी कनाडा में ही होती है ना यूके। हमारे, तो याद रखेंगे कम करता है वहाँ पे, रशिया में ज्यादा। आयरन और जापान में हम लोग सेंड करते हैं यहाँ से स्टील प्रोडक्शन के लिए, और जापान है जो शायद सेकेंड हाईएस्ट है स्टील प्रोडक्शन में, सेकेंड या थर्ड नंबर पे, कोई सर्च करके बताना। लेदर गुड्स हम रसिया में देते हैं, और मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडिया लेदर प्रोडक्ट है वो। टी यूके को देते हैं, हिस्टोरिकल प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिया टी विद द ब्रांड्स लाइक असम, दार्जिलिंग, ये सब। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका हाँ, रीजन क्या है? ये लेदर गुड्स हम रशिया में करते हैं एक्सपोर्ट। नहीं पता है जी, आप गूगल लेदर गूगल बहुत कर। गर्म होता है ना, लेदर से आप कुछ भी बनाओगे, जूते बनाओगे, रसिया में जैकेट्स माइनस में बनाओगे, बेल्ट चलता है ना बनाओगे, हाँ, टेम्परेचर। सबसे ठंडा भैया होता है। -70 स्टे 80 ऐसे चला जाता है। और कनाडा का मुझे लग रहा है कि कनाडा के साथ में हमारा कोई ऐसा मतलब इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम इजली नहीं कर रहे हैं। अभी भी तो हमारी हेलो कुछ भैया, वो स्टील प्रोडक्शन आपका चाइना टॉप पे है। उसके बाद चाइना के बाद से है ना, या फिर इंडिया है? नहीं, इंडिया से ज्यादा यूएस वगैरह करता होगा। चाइना ने बहुत ज्यादा किया है अभी कुछ दिनों में। चाइना तो उनको भी टक्कर दे रहा है ना, इसको एलन मस्क को भी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भर भर के बना दी हैं, भर भर के कार बना दी है, मतलब अच्छी खासी। तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, अभी तो हम स्कूटरों पे आए हुए हैं कि हाँ पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में। हेलो, चाइना, इंडिया, जापान, फिर यूएस, फिर रसिया। चाइना, इंडिया, जापान। जापान, यूएस, रसिया।
ये 2023 का डायलॉग है, मतलब ये है डाटा दिसंबर। ठीक है ठीक है। एलन मस्क अभी न्यूज में चल रहे हैं ना, वो मतलब उनके 14 चिल्ड्रन हो गए हैं। उसके मोदी जी भी तो उसके मिल के बाद आए ना है उनके बच्चे से। PIL है जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये यूएसए। यूएसए। हाँ, ये से कौन लेके आए थे इंडिया में? कौन है इनके पायनियर? वी आर कृष्णा अय्यर एंड भगवती। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। BN भगवती और कृष्णा अय्यर। PIL originated in the US in 1960s, where it was used as the legal tool to promote social justice, environmental protection, and human rights. The concept was influenced by the civil rights movement and was aimed to making justice more accessible to disadvantaged groups. In India, PIL introduced in late 1970s and early 1980s by the Supreme Court primarily through the effort of Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer. Article 32 Supreme Court, Article 226 High Court in the Indian Constitution empower the accept PIL in the matter of public interest. अब इधर सौम्या है क्या कि चली गई? अगर जो आप कुछ बता सकते हो एक्स्ट्रा तो बताओ यार, किन किन केसेस में PIL नहीं ले सकते और कौन कौन फाइल कर सकता है PIL? ये मदर ऑफ PIL बताओ, कितनी बार टेस्ट में पूछा है? पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। कपिला मदर ऑफ हिंगोरानी PIL है। तो मुझे भी नहीं पता, बट ये PIL का कॉन्सेप्ट यही है, मतलब PIL से लोकल स्टैंड आई के प्रिंसिपल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, इन द सेंस कि कौन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। PIL के अंडर अब कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, बट अब डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आए हैं बहुत सारे केसेस, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि PIL का जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक डाउन ट्रोडन है या जो डिस्ट्रेस्ड है उन्हीं के लिए आ सकता है। किसी भी पब्लिक जस्ट बिकॉज एक ग्रुप बना हुआ है उसके लिए जरूरी नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए ही आ सकता है, इसलिए PIL बहुत सारी रिजेक्ट हो जाती है कोर्ट्स में। हाँ, नहीं तो ये वही आप इम्पोर्टेंट है। रिजेक्शन किस आधार पे होगा ये बता दो आप बस। वही रिजेक्शन इसी आधार पे होगा कि वो ग्रुप ऑलरेडी बहुत एडवांटेज है सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज वो एक ग्रुप है इसलिए वो PIL नहीं कर सकता। लोग बहुत फालतू फालतू रीजन के लिए PIL करते हैं, तो वही, और उसमें ये पब्लिक इंटरेस्ट, और वो तुम लोग पढ़ते हैं ना पब्लिक इंटरेस्ट, उसको अब आजकल कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL को कहते हैं। तो वही डिफरेंस है कि देखना है किसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बस उसी बेसिस पे रिजेक्ट होगा। तो अगर जैसे कि कुछ कहीं पे हो रहा है, अगर अभी लोकल स्टैंड है ना, सौम्या क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं PIL लेके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं सौम्या, अभी ये बताओ आप कि जैसे हाई कोर्ट किसी किसी केसेस में क्या होता है कि कोई दूसरे स्टेट का इंसान है, और जैसे कि मैं अभी झारखंड में PIL डाल दूं कि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो वो ये हाई कोर्ट झारखंड का मेरा PIL रिजेक्ट कर सकता है, तो वो क्यों कर सकता है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि वो बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन वगैरह होता है। अब वो कोर्ट वहां पे ऑर्डर दे देगा तो वो भी एप्लीकेबल, मतलब अगर झारखंड, अगर मेरा यूपी का लखनऊ हाई कोर्ट दे देगा झारखंड के लिए ऑर्डर, तो वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वहीं के कोर्ट का ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा ना जस्ट बिकॉज ऑर्डर देके। तो नहीं मतलब कि इंडिया ओवरऑल टेरिटरी या फिर इसमें भी स्टेट वाइज स्टेट PIL आएगा? जैसे कि मैं बिलोंग्स करता हूँ बिहार से, तो क्या मैं, मेरा राइट बिहार ही अगर आपकी प्रॉब्लम सिर्फ बिहार, अगर आपके जो लोग हैं ना वो सिर्फ किसी बिहार के एरिया में ही सिचुएटेड हैं और वहीं पे ये प्रॉब्लम हो रही है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट इज इन इंडिया वाइड, तो सिर्फ वो बिहार का कोर्ट ही मैनेज करेगा। पर अगर आप वो प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इंडिया में और भी जगहों पे हो रही है, तब वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ जाता है। ओके ठीक है, थैंक यू। उसके बाद है, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। ही विल नॉट एबल टू वोट इन द फेवर ऑफ इवेंट ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये तो सही लग रहा है मुझे। ही विल नॉट एबल टू स्पीक इन द बजट, ये भी गलत है। ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस, ये भी गलत है। रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। तो ही हैज बीन बिकम द मेंबर ऑफ द लोअर विदिन, ये सब तो इसमें कुछ डिस्कशन का तो जरूरत है नहीं। कहाँ हम पहुंच गए यार? 50 बता दो ना अपर हाउस में कौन कौन अभी तक बने? 3 बने ना प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह तो थे ना। हाँ, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह असम से आते थे इलेक्ट होके, और ये जो
आपको ये बताना है कि ये जो नियम लाया है कि जैसे कि अभी मैं बिहार से हूँ, तो अभी मैं चाहूँ तो महाराष्ट्र से राज्यसभा से इलेक्ट होके आ सकता हूँ, राज्यसभा का मेंबर होके। तो ये जो अमेंडमेंट है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है, ये कब हुआ है? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 44th में हुआ था क्या? आप लोग तुक्का तो मारो ही मत ऐसे। 7 से 44 आ गए हम लोग। तो ये 2003 में हुआ है। इंदिरा गांधी के 2003 में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ। अब आपको लोग को ये बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट था, सर्च करके ही बता दो यार। 2003 में 91st और 92nd ये सब आ रहे थे। 2003 में नहीं नहीं, 91st और 92 भी आए थे। 92nd तो 95 नहीं। फिर तुक्का लगा रहा है भाई, तू कोई सर्च करेगा इसको? क्या चीज 86 होगा वहाँ। हाँ सर, मुझे ही लग रहा है, लेकिन 86 कंफर्म नहीं हूँ मैं। 86 नहीं होगा शायद। 89 राइट टू एजुकेशन है 86। 2009 में आया था। 89 होना चाहिए। 2003 में ही आया था 86 भी, लेकिन उसमें फंडामेंटल राइट में डीपीएसपी में और इसमें ये राइट टू एजुकेशन, सही कह रहे हैं, वो सब इंक्लूड कर दिया था। फंडामेंटल ड्यूटी में भी तीनों में अमेंडमेंट। ऋषि, आपका गूगल नहीं काम कर रहा है? 86 है, सर्च कर रहे 2002 में आया 86। हाँ 86 2002 में आया। आर्टिकल 45 और 21 ने ऐड किया था। 45 में अमेंड किया, 21 ने ऐड किया। और एक फंडामेंटल ड्यूटी में भी किया था 48 और अरे हम लोग कहाँ 45 जा रहे हैं यार। हम लोग अभी इधर ही स्ट्रिक्ट रहे ना पॉइंट पे कि वो किस में हुआ, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। MC Stalwart and BN Rao and Aladi Krishna Swamy Iyer was the distinguished member of पहला है स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या होगा इसका आंसर? मद्रास। मद्रास। अरे वो थे ना कम्युनिस्ट ऑल टाइप। इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसका आंसर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी होगा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब हम इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं एक बार। स्वराज पार्टी है, दिख रहा है ना अच्छे से? फाउंडेड बाय, क्या बाद में ये सब पूछ लेना तुम, ठीक है? फाउंडेड बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, सब जान रहे इसके बारे में। अब देखते हैं ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन है जो 1918 में आया है, फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड कोऑपरेशन विथ ब्रिटिश। कोऑपरेशन विथ ब्रिटिश ये देखना है। सिग्निफिकेंट क्या है? इट अपोज द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड सपोर्टेड द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। मद्रास पहले होगा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी आएंगे और फिर लास्ट में जाके वहां पे जो ब्रिटेन की काउंसिल है दादा भाई नौरोजी के बाद में पार्लियामेंट में भी मेंबर बनेंगे। हाँ, मद्रास लेबर यूनियन है 1918 का है, जो फाउंडेड बाय बीपी बाड़िया एंड वी कल्याण सुंदरम। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द वर्कर राइट्स, वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिग्निफिकेंट इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन लेड द फाउंडेशन ऑफ लेबर मूवमेंट। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, कल हमने देखा था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट एजुकेशन सोशल रिफॉर्म। सिग्निफिकेंस क्या? फोकस ऑन द एजुकेशन, एंटी अनटचेबिलिटी एंड हेल्थ केयर रिफॉर्म। जो ILO में भेजे गए थे डेलीगेट्स, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था? कांग्रेस वाला था क्या? कांग्रेस लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1920 में ILO में जो सेंड किया गया था। MG रनाटे वाला। सर्च कर लिए ऋषि वो? भैया गूगल को सही से समझाने पे ही आंसर मिलता है। बताएं, समझा ही नहीं पा रहे उसको, उल्टा पुल्टा बता रहा। अच्छा, ठीक है, ये जो राधी अरे कृष्ण वो इसमें पूछ रहा है ना कि ये सब किससे जुड़े हुए थे, फाउंडर थोड़ी पूछ रहा है वो। अरे इस क्वेश्चन पे अब फिर कहाँ से आ गए? जैसे एक क्वेश्चन आया ना प्रीवियस ईयर में कि रास बिहारी बोस किससे मतलब वो दे दिया था ऑप्शन में
कि फिर ढूंढना था किस पार्टी से वो लोग अटैक थे। डिस्टिंग्विश मेंबर है, मतलब इनके मतलब किसके मेंबर थे ये। हाँ, तो वो है ना, पर्टिकुलरली नाम टाइप करने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद है ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू, कौन से होंगे रेस से, बताएं आप लोग। डी पढ़ा तो था कल जी। कल, नेग्रोइड। हाँ हाँ, नेग्रोइड रेस से हैं ये लोग। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इनके कैरेक्टरिस्टिक। नेग्रोइड ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान निकोबार आइलैंड, द ट्राइबल ग्रुप ऑफ निकोबार इज ग्रेट अंडमानीज है, ओंजी है, जारवा है एंड सेंथेलीज है। अभी कौन सा ट्राइब था जो पहली बार वोट किया था? ये सेंटिलिटीज है। नहीं, सेंट्रलीज को जाना ही अलाउड नहीं है, वो वोट कैसे करेगा? सोमपेन करके कोई नाम था। हाँ, सोमपेन ट्राइब। वोट की नहीं सही बता बोल रही रहे है, हैं। सेंटिनल्स की बता रही थी मैं भी, कि ये भी वो ग्रुप है ये जो अभी भी बिल्कुल ही पास्ट में रह रहा है और बिल्कुल अछूते हैं ये आज के टाइम से, तो मतलब हाँ बहुत ठीक है, रेयर है। बिलोंग्स टू, हाँ, नेग्रोइड रेस, एक ठीक है। और ट्राइब है ना, ब्रू ट्राइब भी है। ब्रू ये ट्राइब तो नॉर्थ त्रिपुरा में है ना यार, हम लोग इधर किसकी त्रिपुरा बात में है कर ना। रहे हैं? नॉर्थ तो मतलब मैं सेंटिनेंटल बस आइलैंड में बता रही मिलते हूँ। हैं। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलर्स इन इंडिया, ठीक है, बिलीव टू बी द माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका से आए हैं ये लोग 60,000 साल पहले। और स्ट्रॉय ट्राइब क्या है इसका? फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया, पार्ट ऑफ इंडिया, ट्राइबल ग्रुप लाइक मुंडा, ओरांव, ये सब संथाल, ये सब कहाँ के? ये स्ट्रोलाइट ट्राइब है। ये सब कहाँ मिलते हैं संथाल वगैरह, उरांव? ये सब झारखंड में मिलते हैं, मुंडा भी मिलता है, उरांव। छोटा हाँ नागपुर के आसपास। हाँ, छोटा नागपुर के रीजन में। फीचर्स क्या उड़ीसा है इनका? में। डार्क स्किन होता है, बेबी हेयर होता है एंड ब्रॉड नोज होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है? ऑस्ट्रेलियन, एब्रोजिनेसिस एंड साउथ इंडियन ट्राइबल्स। उसके बाद है कैसिड रेस, क्या पढ़ते हैं इसको? कोकोसिट, कॉकेशियन में होता है वो, बायोडाटा में लिखा होता है बहुत जगह पे। ओके, फीमेल यूज करती है उसको, रीजन क्या है? कॉकेशियन मतलब। हाँ, यूरोप है, मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ इंडिया में एंड पाकिस्तान में भी मिलते हैं। फीचर्स क्या है इनके? लाइट टू मीडियम स्किन रहता है इनका, स्ट्रेट एंड वेवी एयर होता है और नैरो नोज होता है इनका। एग्जाम्पल आर्यंस है, यूरोप है। और मैंगलोइड रेस हमने कल देखा ही था, येलोइश स्किन होती है इनके, स्ट्रेट हेयर होते हैं, फ्लैट फेस होता है और इपिसेंट्रिक क्या है? इपिकैंथिक फोल्ड इन द आईज। एग्जाम्पल क्या? नागाज, बोडोज एंड तिब्बतन्स, ये सब है। नेक्स्ट वन है द रिजर्वेशन ऑफ द 30% of the seat for the women in parliament and the state legislature does not require constitutional amendment. क्या ऐसा है? गलत है स्टेटमेंट। नहीं ऐसा उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन एलोकेट 30%, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। अभी बताना है कि जो हमने 15 साल के लिए रिजर्वेशन दिया है, कौन से अमेंडमेंट से दिया है? 106 से, ठीक है। विमेन वाले ना। हाँ हाँ। और इसके रिगार्डिंग, और वो कहाँ पे मिलेगा इनको? लोकसभा में मिलेगा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली। हाँ, असल है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में। क्या इसमें वो काउंसिल में मिला है? नहीं, काउंसिल में नहीं मिला है, और ना तो राज्यसभा में मिला है। इसमें एक और है कि जो एससी का सीट रिजर्व होता था उसमें से भी, मतलब एससी के सीट रिजर्वेशन में भी 33% रिजर्व है वो उसके उनके लिए, मतलब वुमेन के लिए। क्या क्या फिर से बोलो। मतलब शेड्यूल क्लास, मतलब एससी और एसटी के सीट रिजर्व होते थे ना, मतलब इसमें लोकसभा में, तो रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन काउंट कर लीजिए जो वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएगा वो सीट में। कोटा विद इन कोटा कोटा के पंचायती राज में होता है ऐसे ना, जैसे पंचायती राज में होता है। Which of the following dances involve the solo performance? भरतनाट्यम,
सीट होती है रिजर्वेशन के अंदर भी फीमेल के लिए। क्या बोल दिया आपने अनु? कुछ नहीं सुनाई दिया हम लोगों को। क्या होगा इसका आंसर? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। पहले तो ये बता भाई, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। है? केरला का है भरतनाट्यम? अच्छा नहीं, तमिलनाडु है। हाँ तमिलनाडु। कुचिपुड़ी के कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आंध्रा, सॉरी। हाँ, आंध्रा। मोहिनीअट्टम केरला का है। और कथकली हाँ उड़ीसी। टाइम हो गया ना, वो आपको बताना था, आप बोल तो रहे नहीं थे। माइक बंद था ना इसलिए। अब हम देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, ट्रेडिशनल सोलो डांस परफॉर्मेंस है बाय वुमन। हाउएवर ग्रुप परफॉर्म्स आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है। फीचर्स क्या है? फिक्स्ड अपर टोर्सो रहता है, इंट्रिकेट फुटवर्क रहता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, इसको अभिनय कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें है रुक्मणी देवी अरुणाल्डे रिसीव भरतनाट्यम इन 20th सेंचुरी। ये क्या बोलते, कौन सी एक सारा भाई थी, विक्रम साराभाई की बीवी, वो भरतनाट्यम की डांसर थी, उनकी वाइफ। मृणालिनी नाम था। हाँ मृणालिनी सारा, हाँ मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट वन है कुचिपुड़ी। ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। इनिशियली अ ग्रुप ऑफ ड्रामा डांस बट लेटर एडॉप्टेड एज ए सोलो परफॉर्मेंस। फीचर्स क्या है? फास्ट मूवमेंट होता है, ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग होता है कुचिपुड़ी में, यूज स्पीशियस डायलॉग्स। एग्जाम्पल क्या? परफॉर्मेंस ऑफ द भाम कल्पम, स्टोरी ऑफ सत्यभामा। ठीक है, सत्यभामा कृष्ण भगवान की बहन। पत्नी थी सत्यभामा, बहन नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, सुभद्रा उनकी बहन थी, सॉरी। सारे लोग सुन लेते हैं चुपचाप से। हैं? पत्नी है। आप ऐसे क्या करें, मजबूरी है। कुछ गलत बोलते हैं तो नाम, आपका विश्वास नाम नहीं होता कृष्णा है। है और आप भूल जा रहे हैं। अरे नहीं, पता ही नहीं। बीवी को बहन बनाइएगा तो फिर अब डिस्कशन हो ही रहा है तो ये मैंने सी वाला पढ़ लिया है। इसमें अभी इसी साल में जो मोहिनीअट्टम है ना, उसको बॉयज के लिए भी खोल दिया गया है, पहले नहीं था। तो इसी साल, मेरा मतलब 2024-25 में अभी तो हाँ। ये बॉयज के लिए भी है, तो वुमेन एंड मेन दोनों के लिए हो गया। हाँ, अब इसमें है जो ऐसे इन सबों में कुचिपुड़ी में क्या होता है, थीम क्या होता है, महाभारत होता है और रामायण होता है। और इसमें है मोहिनीअट्टम में क्या है, ग्रेसफुल सोलो डांस है, ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द वुमन। फीचर क्या? सोलो रिदमिक मूवमेंट है, जेंटल एक्सप्रेशन है एंड सॉफ्ट फुटवर्क है। एग्जाम्पल क्या है? बेस्ड ऑन द लाइसा स्टाइल। लाइसा स्टाइल क्या होता है भाई? इंस्पायर्ड बाय द लॉर्ड विष्णु मोहिनी अवतार। जानते ही होगे मोहिनी अवतार आप लोग, तो भस्मासुर को मारने के लिए पैदा हुए थे, मतलब अवतार लिए थे। लस्या स्टाइल मींस इरोटिक क्या ओके, हाँ हाँ ठीक है। उड़ीसी में क्या है? ट्रेडिशनली सोलो परफॉर्मेंस है बट नाउ परफॉर्म इन द ग्रुप एज वेल। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है 3 बैंड पोस्चर है, यही पूछेगा, यूपीएससी को पूछना होगा। तो एक्सप्रेस स्टोरी टेलिंग है, टेम्पल डांस है, ऑरिजिन का है डांस डेडिकेटेड टू द लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं जोकल डांस है। भरतनाट्यम हमने देख लिया है। कथक कहाँ होता है? नॉर्थ इंडिया रीजन में, नॉर्थ इंडिया, केरला, यूपी में। यूपी क्लासिकल डांस नहीं, यूपी है, लेकिन ये मतलब कि अब जनरली ये नॉर्थ इंडिया कंसीडर, यूपी का है बेसिकली, लेकिन अगर जो नॉर्थ इंडिया भी रहे तो सही मानना। सेमी क्लासिकल कर दिया ना। हाँ, और कथकली केरला में है। ठीक है, और ये कथकली है जिसमें मास्क का ये मतलब पहनते हैं। ठीक है, इसमें ग्रीन वगैरह पहनते हैं तो हैप्पीनेस का होता है, और जो रेड पहनते हैं तो फुर मतलब कि थोड़ा सा भयावह वाला स्टेप है। हाँ, नहीं वो फेस पे करते हैं वो कलर, मतलब ग्रीन हाँ। कलर, रेड कलर, वो फेस पे होता है। और कुचिपुड़ी आपने ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का देख लिया है। और मणिपुरी, इसमें क्या होता है, ये मतलब जो इसका फुट वर्क होता है बहुत स्मूथली होता है, इसमें पता भी नहीं चलेगा आपको, लाइक वाटरफॉल होता है जैसा होता है।
मणिपुरी। और ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मणिपुर में? कौन थे जो कृष्ण ये थे, भक्त थे, क्या नाम था उनका? हमने पढ़ा है 2 दिन पहले पढ़ा है अभी। सैतरिया, इनको सैतरिया भी बोलते हैं ना मणिपुर में। अच्छा, सैतरिया नहीं, इधर है सत्रिय मणिपुर। अलग है। सत्रिय तो असम में है असम ना का है ना, सैतरिया तो। असम का है। सैतरिया असम है। और ये ठीक है, ये मणिपुरी क्या नाम है उनका? एक जो है कृष्ण भक्त हैं, क्या नाम है यार, मैं भूल रहा हूँ। चैतन्य थे क्या, कौन थे? नहीं, चैतन्य नहीं थे, कोई और थे। श्रीमंत करके उनका नाम है शुरू में। ठीक है, ये मोहिनी अट्टम है, आपने देखा, और ओडेसिया भी देख ही लिया। जैसे एक और औरों है, में थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो रहा है ना। मोहिनी अट्टम की हमेशा यही सेम साड़ी रहती है, तो गोल्डन बॉर्डर और व्हाइट कलर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? वुड्स डिस्पैच, मकौले मिनट एंड सार्जेंट प्लान एंड इंडियन एजुकेशन, जिसको हंटर कमीशन भी बोलते हैं। बताओ भाई, आप लोग डेट के साथ बताओ। तो 1919 में 1956, ठीक है। मैकॉले एजुकेशन 1983। इसका नहीं पता मुझे। 1983? हाँ सॉरी, 33 ना, 1933। वुड्स डिस्पैच 1954। नहीं 1856 है वुड डिस्पैच। सॉरी 1856 या 54? 56। मुझे तो 54 लग रहा है भाई। 54 लग रहा है हमको। हाँ, मैकॉले मिनट 54 है। हाँ ठीक है, 54 ही लिखा हूँ सर। अच्छा, मैकॉले मिनट 1834। 34 या 33? अब इसमें यार हाँ ठीक है क्या बोले, आसपास 34 ही दिया हुआ है। ठीक है, देख लिए हैं तो ठीक है। 46 है ना। 1946 सार्जेंट प्लान, ठीक है। और हंटर कमीशन ये 82, 1982। 1982 नहीं आएगा यार, 1992 आजादी के बाद आएगा ये। 1992। अरे 1992 भी कैसे आएगा? 8082 हो सकता है ना। हाँ, आजादी के हाँ बाद सॉरी थोड़ी हंटर 1882। कमीशन। क्या होना चाहिए आंसर आप लोगों के अनुसार से? आंसर कुछ भी हो, हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखते हैं वुड डिस्पैच इशूड बाय सर चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उस समय थे ये। ऑब्जेक्टिव क्या था? फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। की फीचर क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास एस्टेब्लिश किया गया था। ये 1857 में आया है। मतलब ये एस्टेब्लिश किया गया, ये तीनों यूनिवर्सिटी, और ये आया था। मतलब इतना सब कुछ कर भी दिया था, फिर भी रिवोल्ट हो गया, मतलब रिवोल्ट से पहले ही आया है। उसके बाद है 3 टायर एजुकेशन सिस्टम, वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। इनमें मतलब 3 था। गवर्नमेंट रोल इन द एजुकेशन हैज एक्सपांडेड, प्रमोशन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, ऑफन कॉल द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इसको कहा जाता है। वुड डिस्पैच। उसके बाद है मैकॉले मिनट 1835 में आया है, इशूड बाय द थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उसके बाद है कि प्रमोट इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन्होंने कहा था। और इंट्रोड्यूस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या होता था कि एजुकेट इलीट क्लास एंड हु एजुकेट द मासेस, इनका ये कहना था। किनका? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का। एम्फेसाइज वेस्टर्न नॉलेज ओवर द क्या, और नीचे वाले तक अपनी आप ही शिक्षा पहुंच जाएगा। ये इकोनॉमिक्स में भी ये वर्ड बहुत भाई ज्यादा तू यूज अपना होता है पहले माइक कि सही कर अमीरों ले को फिर पैसा। बोलना। एम्फेसाइज ऑन द अच्छा, इसका वेस्टर्न मतलब ये नॉलेज। होता है कि जैसे जो ऊपर वाले लोग हैं उनको पहले आप एजुकेट कर दो, वो नीचे वाले तक अपने आप ही ड्रॉप के जरिए पहुंच जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि अमीरों को पैसा दे दो, वो गरीबों तक अपने आप पहुंचा देंगे, इस तरीके से। लेड टू द तो क्लोजर अमीर ऑफ द जो वर्ग है उनको led to the closure of Persian and Sanskrit institution. Impact क्या? Laid the foundation of English education in India, criticized for the promoting elitism.
सार्जेंट प्लान है 1944 में आया है, इशूड बाय द जॉन सार्जेंट, एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्लूप्रिंट फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन। की फीचर्स क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन एज बिटवीन 6 to 14 years, focus on the vocational and technical education, expansion of the higher education and teaching training, universal literacy and goal within 40 years, ऐसा इनका था। इम्पैक्ट क्या है? इंस्पायर्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन पॉलिसी लाइक राधा कृष्णन कमीशन 1984। उसके बाद है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हंटर कमीशन बोलते, 1882 में आया है, इशूड बाय द लॉर्ड रिपेन, चेयर्ड बाय द विलियम हंटर। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द वुड्स डिस्पैच। की फीचर्स क्या था? इनकरेज प्राइमरी एजुकेशन फॉर द मासेस, रिकमेंडेड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द प्राइवेट स्कूल, स्ट्रेंथन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, एडवोकेट फॉर द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड इम्पैक्ट क्या था? स्ट्रेंथन द वर्नाकुलर एजुकेशन, ये था। तो हमारा सेशन अभी इधर कंप्लीट हो गया टारगेट। अब आप लोगों को